अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। मम्मी, मॉम कहाँ हैं आप? रुशना पिज़्ज़ा बेक करने में मुनहमिक थी जब अंशु की चहकती आवाज़ उसकी समातों से टकराई। किचन में हूँ स्वीट हार्ट। बेकिंग ग्लव्स हाथों से निकालते चाहे ज़ियान वासिफ को थमाते वो उस पर सरसरी सी निगाह डालकर किचन से निकली थी कि वहीं अंशु ने उसे जा लिया। ये देखें मॉम, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वो दोनों हाथों को पीछे छुपाए रुशना से मुखातिब थी। क्या लाई हो? उसके फूले गालों पे प्यार करते रुशना ने इस्तफसार किया। चाय पीते ज़ियान की निगाहें बदस्तूर माँ बेटी पर ही मरकूज थीं। आप गैस करें, अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी से बता दो क्या लाई हो, वरना जो मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ वो जल जाएगा तो तुम्हारी नाराज़ सूरत मैं देख नहीं पाऊंगी। रुशना ने मोहब्बत से पुर लहजे में कहा। ओह रियली मम्मी, तो ये लीजिए। उसने अपने नन्हे हाथों में थामा तोहफा रुशना की जाने बढ़ा दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। ये कहते हुए वो रुशना से लिपट गई। रुशना की आंखें एकदम नमकीन पानियों से भर गई थीं। शुक्रिया मेरी जान। आंसू को हथेली से साफ करते उसने अंशु को खुद में भींचा था। मम्मी, आप रो रही हैं? इंशरा ने हैरानगी से इस्तफसार किया था। ये तो खुशी के आंसू हैं, रुशना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ज़ियान वासिफ ने इस रोती लड़की को अजीब नज़रों से देखा था। चाय का मग डाइनिंग टेबल पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ और इन दोनों को यकसर नज़रअंदाज किए पोर्च की जानिब बढ़ गया। डैडी, देखिए ना मैं मम्मी के लिए क्या लाई हूँ, इधर आइए ना प्लीज़। इंशरा ने मिल्दिजियाना लहजे में ज़ियान से कहा। बेटा, आप गिफ्ट अपनी मम्मी को दिखाओ, मुझे बिजनेस डिनर के लिए अभी निकलना है। मैं 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़। इंशरा को हाथ हिलाते वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि इंशरा उसे देखकर रह गई। उसकी नज़रों में अफसरदगी थी। रुशना का दिल चाहा अपनी तमाम तर खुशियाँ वो इस प्यारी बच्ची के नाम कर दे। उसकी ज़िंदगी का मकसद यही तो था कि उसकी तमाम तर खुशियाँ अंशु से ही तो वाबस्ता थी। अंशु का उतरा चेहरा देख उसे ज़ियान वासिफ पर बुरी तरह गुस्सा आया। अंशु का हाथ थामे वो सोफे पर विराजमान हो गई और अंशु के लाए गए तोहफे को उसके सामने खोलने लगी। इंशरा उसे गिफ्ट खोलते देख खुश होने लगी। अंशु के लाए रिस्ट वॉच को उसने फ़ौरन पहन लिया। मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। रुशना की गोद में सर रखे अंशु ने मासूमियत से कहा। आपने किसके साथ जाकर ये गिफ्ट लिया? रुशना ने उसके बालों पर हाथ फेरते निहायत नरमी से इस्तफसार किया। स्कूल से वापसी पर मैंने ड्राइवर अंकल से कहा था, वो मुझे ले गए। अंशु ने सादगी से जवाब दिया। बेटा, अब इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं। जब भी कहीं जाना हो मुझे कह देना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ। रुशना ने आखिरी जुमला निहायत अफसरदगी से कहा था। मम्मी, आपको जमने की बू नहीं आ रही? अंशु ने नाक सिकेड़ते हुए कहा। रुशना अंशु को सोफे पर बिठाते हुए फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ी। प्यार से बनाए गए पिज़्ज़े का हाल बुरा था। ऐसा लग रहा था वो कोयले की कान से निकल आया है। बेकिंग ट्रे ओवन से निकालते रुशना और अंशु की हंसी बेसाख्ता थी। इंशरा, ये तो लो। रुशना इंशरा की प्लेट में टोस्ट डाल रही थी, जो स्कूल फॉर्म में बुरे बुरे मुंह बनाने में मगन थी। मम्मी, मुझे सिर्फ जूस चाहिए। अंदाज मिल्तजी था। नहीं, सिर्फ जूस नहीं, साथ में टोस्ट भी लेना है। रुशना ने सजनिश की थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो जो अंशु के साथ मगन थी ज़ियान वासिफ की आमद से एकदम अलर्ट हो गई। गुड मॉर्निंग कहकर ज़ियान की तवज्जो तो अंशु की जानिब हो गई थी। रुशना को उसने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। बेहद अच्छा, क्योंकि अंशु की मॉम जो इतनी अच्छी हैं। अंशु ने मासूमियत से रुशना का पल्लू थामा। इस अदा पर रुशना ने मुस्कुराकर अंशु को देखा था। और डैडी अच्छे नहीं हैं? ज़ियान वासिफ ने रुशना पर अजनबी निगाह डालकर मुस्कुराकर पूछा था। डैडी भी अच्छे हैं, मगर मॉम ज़्यादा अच्छी हैं। हर बार कहे जुमले को अंशु ने इस बार भी दोहराया था। रुशना ने चाय ज़ियान की तरफ बढ़ाई थी और ख़ुद ब्रेड पर मार्मेल्ड लगाने लगी थी। रुशना, आप सामान पैक कर लीजिएगा। हम चंद माह के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ अपना नया बिजनेस सेट कर रहा हूँ। रुशना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर मार्मेल्ड लगाने में मगन थी। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अंदाज सवालिया था। जी ठीक है, रुशना ने इतना ही कहा। डैडी, हम इस्लामाबाद कब जाएंगे? अब तो मेरे स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं। अंशु ने पूछा था। हम इस्लामाबाद परसों जा रहे हैं। स्लाइस का बाइट लेते ज़ियान ने इत्तला दी थी। रुशना ने स्पाट नज़रों के साथ उसे देखा। निगाहों के तसादम पर ज़ियान वासिफ ने बेसाख्ता नज़र चुराई थी। डैडी,
हम फिर मरीज स्वाद वगैरह भी जाएंगे, अंशु ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। जी बेटा, ज़ियान ने अंशु के हाथ पर थपकी देते यकीन दिलाया। दैट्स ग्रेट, फिर वहाँ आप मम्मी और मैं ढेर सारी पिक्चर्स भी बनवाएंगे, ठीक है ना? अंशु की खुशी काबिले दीद थी। बिजनेस टूर पर ज़ियान तन्हा ही जाया करता और अंशु की ज़िद के बिना पर वो कराची में ही पिकनिक स्पॉट पर बाहर डिनर और लंच करने पर इत्तफा करता था। अपनी ज़ात के खौल में बंद शख्स ज़ियान को दूसरों के जज्बात और एहसास की परवाह कब थी? या तो वो मसरूफ़ रहता या फिर अपनी सोचों में गुम। ओके ओके डैडी, फिर मिलते हैं, बाय। ड्राइवर अंकल ने हॉर्न बजाया था। अंशु उठ खड़ी हुई। रुशना ने भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़ा। नेपकिन से हाथ साफ करते हुए वो अंशु की जानिब बढ़ी। उसका थर्मस, लंच बॉक्स और बैग गाड़ी में रखवाकर रुखसत करने लगी। अंशु रुशना के गाल पर प्यार करते गाड़ी में बैठ चुकी थी। जब तक अंशु नज़रों से ओझल न हो गई, वो दरवाजे पर इस्तादा रही। जब वो वापस डाइनिंग में आई तो ज़ियान वासिफ को किसी गहरी सोच में गुम पाया। रुशना को देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ज़ियान वासिफ को नज़रअंदाज किए रुशना ने ठंडी चाय के घूंट हलक में उतारे। वो सामान पैक करके सोने के लिए लेटी ही थी। उसी वक्त ज़ियान की आवाज़ उसकी समाअत से टकराई। रुशना, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। ज़ियान ने तमहीद बांधी। जी कहिए। रुशना शानों पर दुपट्टा दुरुस्त करते लेटी से उठ बैठी। अभी अंशु के अंकल अरहम की कॉल आई थी। अंशु की ग्रैनी की तबीयत बेहद ख़राब है। वो अंशु को चंद दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाह रही हैं। सोफे पर बैठे हुए ज़ियान ने अपना मुद्दा बयान किया था तो रुशना का अंदाज सवालिया था। तो अरहम कल अंशु को लेने आ रहा है, ज़ियान ने जताया था। मगर हम तो कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। अंशु कैसे चली जाएगी? उसके बगैर मैं कैसे रहूँगी? अंशु को मेरे बिना रहने की आदत नहीं है, रुशना ने कर्बनाक लहजे में कहा था। उसके चेहरे पर तारीकी थी। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, चंद दिनों बाद अंशु वहीं आ जाएगी। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि अंशु को आपके बगैर रहने की आदत नहीं है, ये बिल्कुल अहमकाना बात है, क्योंकि जब आप नहीं थे तब भी अंशु रहती थी मेरे साथ, ज़ियान ने बिल्कुल आम से लहजे में कहा था। मगर उसके लफ्ज़ों के तीर रुशना की रूह तक को घायल कर गए थे। आप अंशु की पैकिंग कर दें, अरहम सुबह आ जाएगा। उनकी फ़्लाइट दोपहर की है। ज़ियान ये कहकर रुका नहीं था। उसके कदम स्टडी की जानिब थे, मगर ना जाने क्या था, उसे लगा शिकवा करते दो नैन उसका ताक़ुब कर रहे हैं। वो बेसाख्ता पलटा। रुशना पर शिकवा निगाहों से उसकी पुश्त को घूर रही थी। आप परेशान ना हो, अंशु जल्द इस्लामाबाद आ जाएगी आपके पास, ज़ियान ने यकीन दिलाते निहायत नरमी से कहा। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं रह पाऊंगी। अंशु भी परेशान होती रहेगी। रुशना की आंखें नम थीं। रुशना, आप बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं। अंशु बड़ी हो रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद को कंपोज करें। गुड नाइट। उसे रोता बिलखता छोड़कर ज़ियान ने स्टडी रूम का रुख किया था और रुशना इस बेदर्द शख्स को फ़कत देख कर रह गई। आखिर क्या था उसकी ज़िंदगी में सवाए अंशु ज़ियान के? वो तो अंशु के बगैर रह नहीं सकती थी और ना जाने कितने दिनों तक उसे उसके बगैर रहना था। पास लेटी अंशु को उसने खुद के करीब करके उसकी पेशानी पर लब रखे वो ना जाने कितनी देर तक आहुजारी करती रही थी। न जाने रात वो कब सोई थी, जब तक जागती रही आंखों में सील रवां था। आंख खुली तो अंशु कमरे में मौजूद ना थी और ना ज़ियान स्टडी रूम में। वो यूं ही हवास बाख्ता होकर कमरे से निकली। अंशु को ना पाकर उसे अजीब सी वहशत हो रही थी। यूं महसूस होता था जैसे कोई उसकी मताव छीन ले गया हो। जीना तय करते वो मुसलसल अंशु को आवाज़ें दे रही थी। टीवी लाउंज में बैठे ज़ियान और अंशु को देखकर उसे कदरे करार आया था। वो भागकर अंशु तक गई और उसे खुद से लगाते हिचकियों से रोने लगी। मम्मी, क्या हुआ, क्या हुआ? अंशु अचानक अफ्ताब पर परेशान हो गई। रुशना उसे चूमते हुए खुद से यकसर बेगाना थी। ज़ियान उसे गौर से देख रहा था। उलझे बिखरे बाल, दुपट्टे से बेनियाज चेहरे पर सदियों की थकन, ये तो कोई और ही रुशना थी। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अंशु परेशानी से पूछने लगी। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर लाहौर चली गई हो और मुझे जगाया भी नहीं। आंसुओं के दरमियान रुशना ने बामुश्किल जुमला अदा किया। मम्मी, मैं आपको ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अपने नन्हे हाथों से रुशना के आंसू साफ करते हुए अंशु ने यकीन दिलाया। मेरी गुड़िया कहकर रुशना ने एक बार फिर उसे खुद से लगाया। वो ज़ियान की मौजूदगी को यकसर फरामोश किए हुए थी। अंशु को खुद से लगाए वो अपनी ममता को तस्कीन पहुंचा रही थी। ज़ियान फिर वहां रुका नहीं था। रुशना और अंशु पर निगाह डालकर वो वहां से वॉकआउट कर गया।
रुशना को अपने हुलिये और पागलपन की वजह से सख्त निदामत हुई। ना जाने वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। रुशना अजीब सी कैफियत से दो चार थी। इंशिरा ने उसे जल्दी आने का यकीन दिलाया था। रुशना से ढेरों वादे लिए वो लाहौर के लिए रवाना हो गई। रुशना को लगा उससे कोई कीमती शय छीन ली गई हो। ज़ियान वासिफ ने रुशना के चेहरे को बगौर देखा। वो हरगिज़ भी अंशु को रुशना से छीनना नहीं चाहता था और अंशु को खुद से दूर करना ज़ियान वासिफ के लिए भी आसान न था। रुशना को उलझा बिखरा छोड़कर वो बाहर जा चुका था और हमेशा की तरह सब्र करने वाली रुशना ने दिल पर पत्थर रखकर ज़ियान वासिफ के हमरा कराची से इस्लामाबाद का सफ़र तय किया। इस्लामाबाद आने के बाद ज़ियान की छवि निराली थी। सुबह के गए रात को वापस आना होता और पूरा दिन रुशना तन्हा रह जाती। अंशु के साथ उसका वक्त अच्छा गुजरता था। यहाँ वो अंशु को बहुत याद करती थी। जब उसकी कदर मसरूफियत थी तो ज़ियान उसे साथ क्यों लाया था, ये सोचकर रुशना का मूड हमेशा ऑफ हो जाया करता था। इस्लामाबाद में ज़ियान का खुद का घर था। इस छोटे से घर में ज़रूरत की तमाम तर आसाइशात मौजूद थी, मगर फिर भी रुशना का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो जले पैर की बिल्ली की मानित पूरे घर में बुलाई बुलाई फिरती थी। मुलाजमों से भी ज़्यादा बातें कब करती थी। वो अपने और अंशु और ज़ियान के काम खुद किया करती थी। ज़ियान उसे मुखातिब कब करता था। ज़ियान के पास रुशना के लिए वक्त कब था। उसके बावजूद उसकी मौजूदगी से रुशना के दिल में तमानियत का एहसास जागता रहता। मगर इस बिज़नेस की वजह से ज़ियान वासिफ के पास खुद के लिए वक्त नहीं था। अंशु भी मौजूद ना थी जो उसकी मसरूफियत के बाइस शिकायतें करती थी। ज़ियान घर पर भी मौजूद होता तो मुतअद्दिद बार फ़ोन कॉल्स मैसेज का ताना बाना बंधा रहता था। उसके पास तो अपने खाने पीने का भी वक्त ना था। रुशना और ज़ियान की सरसरी मुलाकात हो जाया करती थी। वो तो इस कदर बेबस थी कि मोहब्बत का हक इस्तेमाल करके उसका ख्याल रख लेती, मगर ज़ियान वासिफ उसने इसे ये तमाम तर हक दिए ही कब थे। अजनबी शहर में अजनबी शख्स की हमरा रुशना खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। इस तरह बोरियत का शिकार रुशना ने चंद कदमों के फासले पर मौजूद शॉपिंग मॉल जाने का इरादा किया था ताकि कुछ वक्त के लिए उसका दिल बहल जाए और इधर उधर की फजूल सोचों से कुछ वक्त के लिए छुटकारा हासिल हो जाए। वो अपनी ही सोचों में गुम मॉल में दाखिल हुई। मॉल में यूं ही फिरते उसे खासा वक्त गुजर गया जब रुशना की नज़र पिंक जोड़े में मलबूस लड़की पर गई जो गोद में सेहतमंद से बच्चे को लिए हुए थी। वो शायद शॉपिंग के गर्ज से आई थी। उसकी तमाम तर तवज्जो डिज़ाइनर ड्रेसेस की जानिब थी। रुशना बगौर उसे देख रही थी। उस लड़की ने भी जान लिया था कि कोई इन्हिमाक से उसे देख रहा है। रुशना सुस्त रवि से चलती हुई उस लड़की तक आई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यकीनन मिसिस अमसला शहजोर है। रुशना ने पुरयकीन लहजे में इस्तफसार किया। रोशी, ये तुम हो? अमसला का सहर टूटा था। उसने रुशना को खुद में भींचा था। दो आंसू पलकों की दहलीज पर आन रुके थे। तुम यहाँ कैसे रुशना? अमसला ने मोहब्बत से पुर लहजे में इस्तफसार किया। ज़ियान अपना नया बिजनेस इस्लामाबाद में सेट कर रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं उनकी हमरा आई हूँ। रुशना ने बताया। तुमने तो रिश्ता ही तोड़ लिया। अंकल आंटी के इंतकाल के बाद तुमने कराची आने का सिलसिला भी मनक़ता कर दिया। तुमसे मेरा राब्ता भी ख़त्म होकर रह गया रोशी। यकीन करो मैं अब तक इस हादसे के ज़ेरे असर हूँ। अमसला के लहजे में कर्ब पिन्हा था। अमसला ने अपने वालिदैन की तमाम तर मोहब्बतें तन्हा समेटी थीं। इस्लामाबाद आने के एक माह बाद ही उसके मामा पापा एक हादसे में जाँ बहक हो गए। उस वक्त से अमसला ने कराची आने का सिलसिला तर्क कर दिया था। अच्छा तुम बिल्कुल उदास ना हो। उसका कंधा थपथपाते शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद छोटे से कॉफ़ी शॉप की जानिब इशारा किया। उसने इशारा किया। बिल अदा करके एक दूसरे का हाथ थामे दोनों काफ़ी शॉप तक आईं। अमसला तुम्हारा बेटा बेहद प्यारा है। रुशना ने उस्मान के फूले गालों को प्यार से छूते मोहब्बत से कहा। शुक्रिया मोहतरमा, बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। उस्मान भी और अरमकान भी। अमसला ने मुस्कुराकर बताया। वेरी गुड। रुशना ने मुस्कुराकर तायीद की। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अमसला ने इस्तफसार किया। मेरी एक बेटी है। रुशना ने मुस्कुराकर बताया। बेटी की मोहब्बत उसकी आंखों से झलक रही थी। सो स्वीट। क्या नाम है? कितने साल की है? अमसला ने मज़ीद पूछा। इंशरा ज़ियान 9 साल की है। रुशना ने आखिरी अल्फाज आहिस्तगी से कहे और नज़रें नीचे कर लीं। हमें अलग हुए 6 साल हुए और तुम्हारी बेटी 9 साल की है? अमसला ने हैरानगी से पूछा था। वो इस इंकशाफ पर कदरे हैरान थी। वो ज़ियान की बेटी है, इस तरह मेरी ही हुई ना? रुशना ने आम से लहजे में कहा जैसे ये बात बिल्कुल ही आम सी हो। नज़र हनूज नीचे रखी। रुशना, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम किसी शख्स की दूसरी बीवी कैसे बन सकती हो।
तुम्हारा तो एक आइडियल था और तुमने कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा आइडियल ना मिला तो मरना पसंद करोगी, लेकिन किसी अनचाहे शख्स का साथ कबूल करना नहीं। उसकी शख्सियत एकदम छा जाने वाली हो, मुस्कुराए तो दिल जीत ले। 6 फुट हाइट, सुर्ख सफ़ेद रंग, जहाने से भरपूर काली आंखें, सुतवा नाक, काली मूछों तले गुलाबी लब, क्वालिफाइड और बेहद ज़हीन। उसे देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि यही वो शजर है जिसके साए में तुम अपनी ज़िस्त बिता सकती हो। अमसला ने मनो अन वो तमाम तर बातें दोहराई थी जिसका तज़किरा रुशना ने अमसला से बार बार किया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक दोनों सहेलियां साथ रहीं। अमसला रुशना की आइडियल से बखूबी वाकिफ़ थी। रुशना के साथ उसने भी अपना एक आइडियल बना रखा था। दोनों सहेलियां किसी शहजादे की मुंतज़िर थीं। उनके जहन और दिल पर उनका आइडियल इस कदर बसा था कि अपने खूबरू कज़न्स और क्लासमेट्स को देखना तो दरकनार, इन्हें सोचना भी गलत तसव्वुर करती थीं। यूं ही आइडियल बनाते बनाते अमसला अपने फर्स्ट शहरोज़ के पिया देश सुधार गई। शहरोज़ आम सी शक्लो सूरत का बेहद ज़हीन नौजवान था। सीए करने के बाद दीगर ममालिक से कोर्स किए वो इस्लामाबाद में अपना बिजनेस सेट कर चुका था। अमसला खूबसूरत थी मगर रुशना से कदरे कम। अमसला ने भी अपना आइडियल बना रखा था, उसके बावजूद भी वो शहरोज़ के साथ अरेंज मैरिज करने पर राज़ी हो गई थी। रुशना ने उसे तहीर में मुब्तला कर दिया। वो कन्फ्यूज सी कैफियत में थी। उस्मान के रोने की आवाज़ उसे माजी से हाल में वापस ले आई। कहाँ खो गई थी? रुशना ने इस्तफसार किया। कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही उस्मान को थपकते अमसला ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें अभी तक मेरा आइडियल याद है? मुझे लगा तुम भूल गई होगी। रुशना के लहजे में कर्ब पिन्हा था। अमसला ने छेंबे से उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप थी। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मेरा आइडियल ही मिला है तो भी तुम मुझे बेयकीनी से देखोगी। रुशना ने उसकी भूरी आंखों में नज़र जमाए इस्तफसार किया था और निहायत बेरहमी से गर्म कॉफ़ी का सिप लेने लगी। यूं महसूस हो रहा था वो कॉफ़ी की तमाम तर तलखी अपने अंदर उतार रही थी। रोशी, तुम मुझे मेरी वो रुशना हरगिज़ नहीं लगी जो बहुत जिंदा दिल थी। रुशना को बगौर देखते हुए अमसला ने जुमला अदा किया। मैं वही रुशना हूँ। तुम्हारा मेरे लिए पहले की तरह परेशान होना अच्छा लगा। अमसला के हाथों को गर्म जोशी से दबाते हुए रुशना ने तासुब से कहा। तुम मेरे लिए इतना परेशान ना हो। रुशना ने कहा। रुशना, तुम जहनी उलझन का शिकार लग रही हो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है कह दो। आखिर ऐसी क्या वजह रही? मुझे हर्फ बा हर्फ सब बताओ, अमसला ने अपनायत से कहा था। रुशना अमसला का हौसला पाकर बीते दिनों की रौदाद उसके गोश गुजार करने लगी। तुम्हारे मम्मा पापा के इंतकाल के बाद तुमसे भी राब्ता ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। हमारा मुआहिदा था, हम दोनों की दोस्ती में कभी कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं होगा। मैंने इस मायदे को कभी नहीं तोड़ा। स्टडी से भी हम फारिग ही हो ही चुके थे। तुम्हारे ना होने के बाइस वक्त गुजरता ही नहीं था। मैं इन दिनों सख्त बोरियत का शिकार थी। मैंने आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैं आर्ट सिखाने लगी। वक्त अच्छा गुजरने लगा। मम्मा पापा भैया मेरी शादी पर जोर देने लगे। मैं इन्हें अपना आइडियल के बाबत क्या बताती। सब मुझे पागल और खपती कहते। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं अभी शादी का इरादा नहीं रखती। ख़ानदान के बेहद अच्छे प्रपोजल मैंने रिजेक्ट किए। मुझे अपने आइडियल की तलाश थी। मैं बेचैनी से उसकी मुंतज़िर थी जब ही मेरे पापा ने मुझे और मम्मा को एक बिज़नेस डिनर पर चलने के लिए कहा। मगर इन दिनों में मेरी प्यारी भाभी अलीना तकलीफ के दिनों से गुजर रही थी। दिन करीब थे, भैया उनके ही साथ रुक गए। मैं भाभी के साथ ही रुकना चाहती थी मगर पापा ने रुकने नहीं दिया। मैं नहायत बेदिली से तैयार हुई क्योंकि मैं भाभी को हरगिज़ भी तन्हा नहीं करना चाहती थी। वो इस कदर प्यारी जो है ना, वो कभी रवायती भाभी बनी और ना मैं रवायती नंद। हम बिल्कुल बहनों की तरह थे। भाभी ने मोहब्बत से मेरे गाल छुए और मुझे जाने के लिए कहा। मैंने ब्लैक ड्रेस ही ज़ेबेतन किया और मम्मा पापा के साथ चल दी। पर्ल पैलेस बेहद शानदार था। मुझे आज तक बस अपना बंगला ही शानदार लगता था, मगर पर्ल पैलेस देखकर मुझे अपना बेहद आलीशान बंगला मामूली सा लगा। वसीओ और इस लॉन में फ़ंक्शन अरेंज किया गया था जहाँ सब्ज़ा बेहद नुमायाँ था। लॉन के दरमियान में स्विमिंग पूल था। उसके एतराफ़ में रंग बिरंगी मशहूर कुन महक से मुज़य्यन फूलों की बाड़, दरख्तों पौधों की कटिंग मुनफरिद थी। लॉन के ऐन वस्त में सफ़ेद महल बना था। उसके माथे पर पर्ल पैलेस दर्ज था। पर्ल पैलेस का आधा हिस्सा ग्रेजी से ढका हुआ था। तमाम तर खिड़कियाँ दरवाजे ग्लास के थे। मुझे उसे देखकर यूँ लग रहा था कि मैं किसी ख्वाब महल में आ गई हूँ। मैं पर्ल पैलेस को देखकर बेहद मुतासिर हुई। मैंने पापा से तारीफ़ की तो वो फ़कत मुस्कुरा कर रह गए। पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले शख्स को मैंने अब तक देखा नहीं था।
या माहौल की दिलकशी में इतना गुम हुई थी कि मैं इर्द गिर्द क्या हो रहा है मुझे ज़रा खबर ना थी। जब भी मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा है, मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा, मगर वहाँ ख़वातीन और चंद मर्दों पर मुश्तमिल ग्रुप किसी बात पर कहका लगा रहा था। मैं अपनी मुंतखब करदा कुर्सी पर विराजमान हो गई। कुर्सी तिरछी होने के बायस मुझे बालकनी में ब्लैक डिनर सूट में कोई दिखाई दिया था। बेतहाशा चुंधिया देने वाली रोशनी के सबब मुझे वाज़े नहीं दिख रहा था कि वहाँ कौन है। फिर कुछ लम्हे बाद बालकनी में मौजूद दरवाज़ा बंद हो गया था। अब वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मैं मॉम के पास जा बैठी कि सामने से वही ब्लैक डिनर सूट में मलबूस शख्स दिखाई दिया। उस वक्त उसके नगोश वाज़े तो ना थे, मगर वो अब मेरे सामने पापा से महवे गुफ्तगू था। उसे देखकर मैं बिल्कुल सहरज़दा हो गई थी। उसकी शख्सियत बिल्कुल छा जाने वाली थी। कद, हाइट और सुर्ख सफ़ेद रंगत, जहानत से भरपूर आँखें, सुतवा नाक, गुलाबी लब। मैं एक टिक उसे देखने लगी। फिर पापा ने सहर तोड़ा। बेटा, ये मेरे बिज़नेस पार्टनर ज़ियान वासिफ़ हैं। मैंने अपना नया बिज़नेस इनके साथ ही शुरू किया है। बेहद ज़हीन वाक़या हुए हैं। मिसेस ज़ियान वासिफ़ ने बेहद कम उम्री से बिज़नेस संभाला हुआ है, पापा ने तारुफ करवाया था। और ज़ियान वासिफ़ ये मेरी वाइफ आफिया मलिक और ये मेरी स्वीट हार्ट क्यूट डॉटर रिश्ना मलिक, जिसे रंगों से बेहद मोहब्बत है। पापा ने ज़ियान को हमारा तारुफ करवाया। ज़ियान वाकिफ़ मुझ पर एक निगाह डाली और सिर्फ सलाम करने पर इक्तफ़ा किया और पापा के साथ आगे बढ़ गया। मैं हरगिज़ भी इतनी मामूली ना थी कि ज़ियान इस तरह मुझे नज़रअंदाज करता, मगर ज़ियान वासिफ़ का गुरेज़ मेरी समझ से बालातर था। आइडियलिज्म की मारी लड़की का आइडियल मिलते ही वो हवाओं में उड़ने लगी, मगर ज़ियान वासिफ़ का गुरेज़ समझने से कासिर थी। वो जहाँ भी जा रहा था मेरी नज़र उसका ही तवाफ़ कर रही थी। ज़ियान वासिफ़ ये जान गया था कि मैं मुसलसल उसे ही देख रही हूँ। वो भूले से भी मुझ पर निगाह गलत नहीं डाल रहा था। डिनर भी सर्व किया जा चुका था। मैं बेख्याल सी प्लेट में चम्मच चला रही थी। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। आइडियल मिला भी तो वो मुझे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मेरे दिल में अजीब वसवसे समाये हुए थे। शायद ये किसी और से मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत इस कदर मजबूती से उसके दिल में बसी है कि जिसके बाइस वो मुझे देखना तक गवारा नहीं कर रहा। मैं अपने ही ख्यालों में मगन थी जब ही बेबी पिंक फ्रॉक पहने 4 साला क्यूट सी बच्ची ज़ियान वासिफ़ तक आई थी। डैडी, पार्टी कब ख़त्म हो गई? बेहद लाड से उसका हाथ थामे बच्ची उसे डैडी कह रही थी। मैं जो मम्मा पापा के साथ इस घर जाने की इजाज़त लेने आई थी, बच्ची के डैडी कहने पर खटकी और बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। मैं इस वक्त टूट फूट का शिकार थी। जहन माऊफ होने लगा था। ज़ियान वासिफ़ ने पहली बार मुझे बहुत गौर से देखा था। वो आंखों की जुम्बिश से जो दिल की बस्ती लूट गया। आंखों से आंखें चार हुई और हाथ से सागिर छूट गया। दिल उसका भी है, मेरा भी है, फ़र्क कलील तो सिर्फ इतना, वो पत्थर है जो साबित है, ये शीशा था जो टूट गया। उसकी निगाहें मुझे बहुत कुछ बावर करवा रही थीं। मुझे अब उसके ग्रेस की वजह समझ आई थी। मैंने मजबूती से आंखें भींच लीं, जैसे उससे नज़रें चुरा रही हूँ। ओके मेरा बेटा, आप चलो, मैं बस अभी आया। बच्ची के रुखसार पर प्यार करते हुए उसने बेसाख्ता मुझे देखा था। मेरे चेहरे पर तारीक साया आकर गुजर गया। उसे ये जानने में लम्हा भी नहीं लगा था कि मैं गहरी अज़ियत का शिकार हो रही हूँ। उसने मुझे नज़रअंदाज किया और पापा को अलविदा कहने लगा, मगर जान गई थी वो सराब था। मगर मेरा दिल इससे दस्तबरदारी पर आमादा न था। वो मुझे ही देख रहा था, मगर उसके चेहरे से कुछ भी अख़ज़ करना मुमकिन ना था। उसका चेहरा हर एहसास से मबरा था। मेरा दिल बंद होने लगा था। मैं दिल की किरचियाँ समेटते हुए खोखले वजूद की हमरा अपने कमरे में बंद हो गई और ना चाहते हुए भी अपनी बेबसी पर मातम करने लगी। मुझसा जहाँ में कोई नादान ही ना हो, करके जो इश्क कहता है नुकसान भी ना हो। रोना यही उसे चाहते हैं हम, साथ उससे मिलने का अमकान भी ना हो। इन दिनों में गहरी अज़ियत से दो चार थी। जहन माऊफ, दिल बंद होने लगा था। यकीनन उसकी बीवी भी होगी जो उससे बेहद मोहब्बत भी करती होगी। वो अपनी बेटी से तो बहुत मोहब्बत करता है। मुझे मेरा आइडियल मिला भी तो शादीशुदा, जिसके बच्चे और बीवी हैं। मैं कुछ भी समझने के काबिल ना थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर शय से दिलचस्पी ख़त्म हो रही थी। मम्मा पापा भाभी सब मेरी हालत पर परेशान हो रहे थे, मगर वजह कोई भी जान नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने भाभी से भी कुछ शेयर नहीं किया था। इन्हें बताने के लिए मेरे पास था भी क्या।
मैं लॉन में चहलकदमी कर रही थी। मम्मा भैया की हमरा भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे और पापा बिजनेस की वजह से शहर से बाहर थे। मैं मुतवक्को खुशखबरी की वजह से बेहद खुश थी जब ही गेट कीपर ने बताया कि ज़ियान वासिफ आए हैं। वो कभी इस तरह हमारे घर नहीं आए थे। अपनी हैरत को काबू करते हुए मैंने इन्हें गेस्ट रूम में बिठाने के लिए कहा और ख़ुद को कंपोज करने चली गई। चंद मिनट्स बाद मुआज़मात की ट्रॉली थामे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहां ज़ियान वासिफ ब्लैक पैंट वाइट शर्ट में मलबूस मेरी पेंटिंग देख रहे थे। ड्राइंग रूम में जा बचा मेरी बनाई गई पेंटिंग्स आवेज़ा थीं। वो इन्हें मार्क से उसे देख रहे थे। मेरे सलाम करने पर उनकी नज़रों का इर्तिकास टूटा था। उन्होंने पलट कर मुझे देखा था। वालेकुम अस्सलाम, ज़ियान ने जवाब दिया। उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। उनकी निगाहें अब सामने वॉल पर लगी तस्वीरों पर थीं। मैं अभी तक दरवाजे पर ही इस्तादा थी, जैसे मैं इनके घर के दरवाजे में खड़े होकर अंदर आने की इजाज़त तलब करना चाह रही हूँ। आप खड़ी क्यों हैं? आएँ बैठें। जो मुझे कहना चाहिए था वो ज़ियान ने मुझे नहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा था। जी अच्छा, कहते मैं सोफ़े पर टिक गई। वो मेरे सामने सोफ़े पर विराजमान थे। मैंने नज़रें नीची कर लीं। मुझे मेरा तमाम तर कॉन्फिडेंस हवा होता महसूस हो रहा था। आप पापा से मिलने आए हैं? आखिर हिम्मत मुत्तमा करके मैंने पूछ ही लिया। जी नहीं, ज़ियान ने जवाब दिया। मैं आंखें वाह किए हैरत से इन्हें देख रही थी। मैं आपसे मिलने आया हूँ, ज़ियान ने मुझे देखते हुए कहा। मुझसे? मैंने हैरत से गुम होकर पूछा। जी हाँ, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। जिस लड़की को रंगों से इस कदर मोहब्बत हो तो यकीनन उसकी ज़िंदगी ख्वाबों ख्यालों पर मुहित होगी। मुझे आपकी तारीकी ने सोने नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। उसने मेरी आंखों में झांक कर निहायत नरमी से कहा था। आपको इस तरह हरगिज़ नहीं आना चाहिए था। मेरे चेहरे में कोई तारीकी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो। कम अज़ कम आपको अपनी बीवी और बेटी के बारे में सोचना चाहिए। अब आप इस तरह मुझसे मिलने भी मत आइएगा। बराए मेहरबानी आप जा सकते हैं। मैं तमाम तर लिहाज व मुरवत बराए ताक रख के गोया हुई बात ही ख़त्म कर दी। मुझे ज़ियान का ये अंदाज़ भाया ना था। ज़ियान वासिफ ने पहली बार मुझ पर मुस्कुराती नज़र डाली थी, जैसे उसे मेरे रिएक्शन की बाबत पहले से पता हो। उसकी मुस्कुराहट उस जैसी दिलकश थी, मगर उसकी दिलकश मुस्कुराहट ने जला दिया था। कोई आम वक्त होता या वो शख्स मैरिड ना होता तो मैं उसकी इस मुस्कुराहट पर मर मिटती। मैं हरगिज़ भी किसी का घर तोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। मुझे मालूम है घर बनाने में कितने अरमान, कितने ख्वाब ख्वाहिश को दान करना पड़ता है। मकान को घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता। एक औरत बेहद मुश्किल से अपने घर को बनाती है। अपनी मोहब्बत दिन और रातें त्याग कर वो इस घर को घर रहने देती है। तो मैं क्यों कर किसी का घर तबाह करती। मुझे ऐसे लोगों से हमेशा से नफ़रत रही है जो कोई तीसरा फरीक बनकर दो लोगों की मोहब्बत में शरीक हो जाए। शादी के बाद एक औरत के पास उसके शौहर के अलावा होता ही क्या है? औरत का तो कोई घर होता ही नहीं। मैका छूट जाता है। वहाँ के लोगों को बहुत खुश है कि कहकर लड़की को बहुत मुतमईन रखना होता है। अगर औरत के शौहर पर भी डाका डाल दिया जाए तो उस औरत के पास बाकी क्या बचेगा? हमें कोई हक नहीं दूसरों की हस्ती बसती ज़िंदगी उजाड़ कर दूसरों के शीश महल में आग लगा दें और मोहब्बत के इस मकबरे में बड़े इस्तेहकाक से पराजमान हो जाए। ये तमाम सबब थे जो ज़ियान वासिफ को मैं मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी। बेहद अच्छी सोच की हैं आप। आपका दिल भी बेहद खूबसूरत है। मेरे नज़दीक मेरे लिए आपकी पसंद कुछ ख़ास अहमियत नहीं रखती थी। बहुत सी लड़कियां आज भी मेरी मुंतज़िर हैं, मगर आप मुझे इन सब से ज़्यादा मुख्तलिफ लगी हैं। ये कहकर वो एक लम्हे को रुका था। उसकी आंखों में गहरा रंज हलकोरे ले रहा था। एक बार फिर उसने अपने लब वाह किए। मैं आज भी फारिया से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी 5 साल कबल किया करता था। उसका और मेरा साथ निहायत मुख्तसर रहा। हमारी बेटी इंशरा ज़ियान की पैदाइश के कुछ माह बाद ही फारिया की डेथ हो गई। वो तो बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे की हमराही में बेहद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर पता नहीं उसका नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हो गया था। मुझे आज तक वजह समझ नहीं आई। फारिया को यूँ खो देने का दुख मुझे आज भी बेचैन किए रखता है। इंशरा की परवरिश मैंने खुद की है। मेरी फैमिली के नाम पर सिर्फ एक अदद बेटी है। वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया था। कदम कदम पर महरूमियों ने मेरा इस्तकबाल किया। अब मैं खुद में इतना हौसला नहीं पाता कि किसी अपने को खो दूँ। मैं अपनी बेटी को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। आपकी जानिब से अपने लिए पसंदगी देखी। मैं वाकई भूल गया था।
मैं हरगिज़ आपको बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता। जो खुद बर्बाद हो वो क्यों किसी को बर्बाद कर सकता है। आपका रंगो तितलियों से मोहब्बत करना इस बात की यकीन दहानी करवाने के लिए काफ़ी है कि आपका दिल किस कदर खूबसूरत है। मेरे इस दिल में फारिया ने बसेरा कर रखा है और दोबारा मैं वो जगह किसी को नहीं दे सकता। वो जज्ब के आलम में मेरी आंखों में नज़र जमाए कह रहा था, मैं उसे ही देख रही हूँ। मेरा आइडियल कितना प्यारा था। मेरा दिल चाह रहा था उसके तमाम दुख चुन लूँ। इसलिए मैं आपको हकीकत से आगाह करने चला आया ताकि ज़मीर की अदालत में सुरखरू रहूँ। अब मैं चलता हूँ। वो ये कहकर उठ खड़ा हुआ। तमाम लवाज़मात भी वहीं रखे थे। मैं ज़ियान वासिफ़ की बातों में इस कदर मगन थी कि इन्हें कॉफ़ी तक का ना पूछ पाई थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? फारिया की जगह हरगिज़ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए। इन्हें जाता हुआ देखकर मैंने बेसाख्ता कहा था। वो फ़ौरन मुड़े थे। ये आप क्या कह रही हैं? आप इतनी अच्छी हैं, आपको कोई भी अच्छा शख्स मिल जाएगा। मेरी हमराही में आप ताउम्र तही दामन रहेंगी। मैं खुद तही दामन हूँ, मैं किसी को कैसे खुश रख पाऊँगा। वो मेरी जाने मुतवज्जो था। कोई भी क्यों, वो अच्छे शख्स आप नहीं हो सकते। मैंने इन्हें बगौर देखते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं अच्छा शख्स हरगिज़ नहीं हूँ। ज़ियान वासिफ़ ने मेरी नीली आंखों में झांक कर कहा था, जैसे भी हैं आप मेरे आइडियल हैं और मुझे मेरा आइडियल मिल गया है। मैंने हमेशा से अपने आइडियल से मोहब्बत की है। अपनी तमाम तर चाहतें उसी के लिए बचा कर रखी हैं। कितनी अजीब बात है, मैं आपको शादी की ऑफ़र कर रही हूँ, मगर आप यकीन जानें मेरी मजबूरी है। अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये कहते हुए मेरा गला रुंध गया था और आंखें छलक रही थीं। उन्होंने बेयकीनी से मेरे पागलपन को देखा था। उनको मुझ जैसी मेचोर लड़की से इस रिएक्शन की हरगिज़ तवक्को ना थी। ये मोहब्बत भी ना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। आप अर्श से फर्श पर आकर गिरते हैं, आपकी इज्जत नफ्स अना कहीं गुम हो जाती है। ये आप उसे थपकी देकर सुला देते हो और अब आप अपने महबूब के रहमो करम पर होते हो कि वो आपकी झोली में थोड़ी सी मोहब्बत डाल दे। अगर महबूब ऐसा करता है तो आप हवाओं में उड़ने लगते हो। महबूब की ज़रा सी नज़र उल्फत पर आप में ज़िंदगी भर देती है और महसूस होता है इस दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है। आपसे ज़्यादा किसी के लिए दुनिया खूबसूरत नहीं है। उसने मेरे पागलपन को मुलाहजा करते हुए एक गहरी सांस ली, जैसे वो हार गया हो। मैं इस शर्त पर आपसे निकाह करूँगा कि आप मेरे घर में मेरी इंशरा की मम्मा बनकर आएंगी। आप मुझसे कोई मुतालबा नहीं करेंगी, ओके? अपने घर वालों को आगाह कर दीजिएगा, मैं कल आऊँगा। ये कहकर वो रुका नहीं था। मैं ज़ियान वासिफ़ के नाम से मंसूब होने वाली थी और मुझे क्या चाहिए था। मैं हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ बुत बनी बैठी थी। नादानी में इंसान कैसे कैसे गलत फैसले लम्हे में कर लेता है। उसे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि मुस्तकबिल करीब में ये नादान फैसले कौन सा रुख दिखाएंगे। अगर उसे इस बात का ज़रा सा भी इदराक हो जाए तो इंसान कभी ऐसे फैसले ना करे। मुझ पर भी इदराक का ये दर वाक़ होने वाला था। मैं ज़हनी कश्मकश का शिकार थी। ज़ियान मान तो गए थे, अब मुझे मम्मा पापा को राज़ी करना था। इन लोगों को मनाना इतना भी आसान नहीं था। मेरा ख्वाब यूँ पूरा हो जाएगा ये मेरे गुमान में भी ना था। मम्मा भाभी की हमरा घर आ गई थी। अपने बेहद प्यारे और गोल मटोल से भतीजे को देखकर मैं बेतहाशा खुश थी। दो खुशियाँ साथ समेटकर मैं हवाओं में उड़ रही थी। भाभी मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। क्या बात है, आज मेरी गुड़िया कुछ ज़्यादा ही खुश है। भाभी ने मेरे हाथों पर हाथ रखते मोहब्बत से इस्तफसार किया। जी हाँ भाभी, मैं खुश नहीं, बेहद बेइंतहा बेतहाशा खुश हूँ। एक तो फूफो बनने की खुशी और एक खुशी है जिसमें आप मेरा भरपूर साथ देना होगा। मैंने भाभी से रासिब भतीजे को लेते हुए बेहद मसरूर होकर बताया। अच्छा जी, ऐसी कौन सी खुशी है जिसमें मुझे अपनी चंदा का साथ देना होगा? भाभी ने इश्तियाक से पूछा था। मैंने मनो अन उनको तमाम बातें गोश गुजारी और ये भी कि ज़ियान कल आएंगे। भाभी गुमसुम सी थी। इन्हें मेरी खुशी अजीज़ तो थी, मगर वो शादीशुदा एक बच्ची का बाप था। मम्मा पापा और भैया को राज़ी करना इतना भी आसान ना था। भाभी हुनुस खामोश थी। उनके दिलकश चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप थी। भाभी, क्या आप खुश नहीं हैं? मैंने इनकी खामोशी से घबराकर उनके दोनों हाथों को थामकर उनसे इस्तफसार किया। चंदा,
मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा आइडियल मिल गया, मगर मम्मा पापा और रज़ा ज़रूर एहतजाज करेंगे, उन्होंने मुतफिक्र लहजे में कहा। भाभी प्लीज़ आप मम्मा को बता दें, अगर ज़ियान मुझे ना मिले तो मैं वाकई जान दे दूँगी, मैंने नरूठेपन से कहा और भाभी को मुतफिक्र छोड़कर उठ खड़ी हुई। रात डिनर में पापा ने ज़ियान के मुतालिक मुझसे इस्तफसार किया। मैं मुसलसल खामोश थी। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है रुशना बेटा? पापा ने पुरशफीक लहजे में इस्तफसार किया। मेरी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। भाभी ने मम्मा को तमाम बातें तफसील से बता दी थीं। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे, भैया खामोश थे। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़ियान के साथ खुश रह सकती हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वो एक बेहद सुलझा हुआ शख्स है, मुझे बेहद पसंद है। उसे पहली मर्तबा देखकर ही तुम्हारा ख्याल आया था कि काश ये एक्स्ट्रा और डेजी और जीनियस शख्स मेरी रुशा का हमसफ़र बने, मगर जब मुझे इल्म हुआ वो एक अदद बच्ची का बाप है तो खामोश हो गया। मगर जब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, हमें नहीं। बाकी वो एक ईमानदार इंसान है। क्यों रज़ा? तमाम बातें कहने के बाद उनका रुख अब भैया की जानिब था। वो उनसे ताकीदी लहजे में इस्तफसार कर रहे थे। जी पापा, ज़ियान वासिफ बेहतरीन और आइडियल शख्स है। भैया ने भी मुझे मोहब्बत से देखते हुए जवाब दिया। मेरे दिल में ढेरों इत्मीनान और सुकून उतर आया था। मेरी तवक्को के बरखिलाफ सब आसानी से मान गए थे। भाभी और मम्मा ने मुझे बेसाख्ता गले लगाया। मेरी भाभी इतनी प्यारी है, ना जाने उन्होंने किस तरह सबको राज़ी कर लिया। मुझे अपनी किस्मत पर बेसाख्ता रश्क आया था। मेरे इर्द गिर्द किस तरह चाहने वाले लोग मौजूद हैं। पूरी रात जागते गुजारी। मुझे ज़ियान वासिफ का बेसब्री से इंतज़ार था। वो मुकर्ररा वक्त पर ढेरों मेहमानों की हमरा पहुंचे थे। मम्मा पापा भैया सभी डाइनिंग रूम में मौजूद थे। मैं भाभी के पास बैठी रासिफ को थामे हुए थी। तभी मम्मा ज़ियान की हमरा भाभी के रूम में आई थी। मम्मा भाभी के सामने उन्होंने मुझे डायमंड रिंग पहनाई थी। मम्मा और भाभी ने बारी बारी मुझे गले लगाया। ज़ियान मेरी जानिब देख रहे थे। इन्हें देखकर अपनायत का एहसास जागा था। शादी इस महीने के आखिर में करार पाई थी। बरी के तमाम तर जोड़े ज़ियान ने मुझे मेरी पसंद के दिलवाए थे। इस दौरान इनशरा को नज़दीक पाया था, इसलिए वो मुझे और अजीज़ हो गई थी। इसी दौरान मैं फारिया की मम्मी और भाई से भी मिली थी। वो लोग भी बेहद अच्छे थे। हमारी शादी में भी उन्होंने शिरकत की थी। मैं रुशना मलिक से रुशना ज़ियान बन गई थी। यहाँ तक का सफ़र तो नहायत आसान था, मगर रुशना ज़ियान का हकीकत का सफ़र बेहद कठिन। मैं ज़ियान वासिफ की जीज़ का हिस्सा तो बन गई, उसकी बच्ची की माँ भी बन गई, मगर बीवी ना बन सकी। ज़ियान मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मगर उनके दिल में अभी तक फारिया है, मैं कहीं भी नहीं हूँ। रुशना के लहजे में कर्ब था। तमाम तर हकीकतें आश्कार करके वो अपनी हथेलियाँ देखने लगी। अमसला बिल्कुल साकित थी। बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। दोनों के दरमियान जामद खामोशी को रुशना ने तोड़ा था। तुम मेरे घर चलो ना, अमसला ने ऑफ़र दी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रुशना की रोशन आंखों की वीरानी उसे हिला रही थी। फिर कभी सही, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर आईं। तभी ब्लैक कार उसे ज़रा फासले पर रुकी थी। ज़ियान वासिफ की गाड़ी को रुकता देखकर रुशना भी वहीं रुक गई, जबकि अमसला की नज़र उसी की जानिब थी। गाड़ी से उतरते शख्स को अमसला ने बगौर देखा था। वो वाकई रुशना के तसव्वुराती बंदे से गहरी मुशाहबत रखता था। अपने दोस्त के लिए उसके दिल से धीरे से दुआएं निकलें थीं। रुशना आप यहाँ? ज़ियान ने ताज्जुब से इस्तफसार किया। जी, घर में बोर हो रही थी तो वॉक पर निकल आई। वहीं मेरी फ्रेंड मिल गई। मीट माई फ्रेंड अमसला शहरोज़, रुशना ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, अमसला ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़ियान ने नरमी से पूछा था। अल्लाह का करम है, ठीक हूँ, अमसला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने दोनों को अपने घर चलने के लिए भी कहा था। नेक्स्ट टाइम कहते ज़ियान ने माजरत कर ली थी। ज़ियान ने अमसला को ड्रॉप करने की ऑफ़र भी की थी, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि शहरोज़ लेने आएंगे। दोनों उसे अलविदा कहकर गाड़ी में बैठ गए। ये आपकी कौन सी फ्रेंड थी? कार टर्न करते ज़ियान का अंदाज इस्तेफामिया था। मेरी एक ही तो फ्रेंड है, अमसला शहरोज़, तस्वीरों में तो आपने देख रखी है। रुशना ने जवाब दिया। ये वो तस्वीर वाली लड़की है, काफ़ी बदल नहीं गई। ज़ियान के जहन में वही दुबली पतली सांवली सी लड़की घूम रही थी जिसके साथ रुशना की बेशुमार तस्वीरें थीं, मगर अब तो गोरी दमकती रंगत मुतनासिब जिसामत के साथ वो बिल्कुल अलग अलग लग रही थी। हाँ वाकई बदल तो गई है, तवज्जो और मोहब्बत अच्छे अच्छों को बदल दिया करती है। रुशना ने यह कहकर नज़र मोड़ ली थी। ज़ियान वासिफ ने बेसाख्ता उसे देखा था।
ان دلکش نینوں میں چلتے بزرگان عبور کر کے ان آنکھوں کے دار بن گئے تھے۔ زیان مین گیٹ پر ہی اسے چھوڑ کر کار زن سے بھگا لے گیا۔ رشنا تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ شام ڈھلے جب وہ گھر آیا تو رشنا کو لیپ ٹاپ میں مصروف پایا تھا۔ وہ روزانہ رات گئے ہی گھر آیا کرتا تھا۔ آج کوئی ڈاکومنٹس گھر میں رہ گئے تھے، وہی لینے کے لیے بے وقت گھر آیا تھا۔ رشنا کو لیپ ٹاپ میں انشراء کے ساتھ مصروف دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ رشنا کو اسے یوں دیکھ کر لگا کہ جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ ممی کیا ہوا، خاموش کی ہو گئی ہو آپ؟ انشراء نے رشنا کی عدم توجہ پا کر اس کا اظہار کیا۔ لیپ ٹاپ کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ جبھی انشراء زیان کی آمد سے بے خبر تھی۔ زیان کا آنا رشنا نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ کچھ نہیں جان بوجھ کر اس نے نہ سمجھی کے انداز میں کہا، ممی آپ کو پتہ ہے ڈیڈی مجھے بالکل پیار نہیں کرتے، جبکہ آپ مسلسل بات کرتی ہیں۔ نہیں بیٹا، ڈیڈی مصروف ہوتے ہیں نا اس لیے۔ رشنا نے زیان کو دیکھا تھا۔ اتنے میں مصروف نہیں ہوتے ڈیڈی، وہ مجھے مس ہی نہیں کرتے۔ انشو کے لہجے میں حسرت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آج آپ کے ڈیڈی آپ کو کال کریں گے، اس نے گول مول جواب دیا۔ زیان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوکے ممی، گرینی مجھے بلا رہی ہیں، کل اسی وقت آن لائن ہو جائیے گا، لو یو بائے۔ لو یو ٹو بیٹا، اپنا خیال رکھنا، رشنا نے کہہ کر لائن منقطع کر دی اور لیپ ٹاپ آف کر کے اس نے زیان کی جانب دیکھا۔ زیان کام میں مصروف تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے، چائے وغیرہ؟ بالوں کو لپیٹ کر رشنا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ زیان کا انداز سپاٹ سا تھا۔ اس نے بہت دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ میری بیٹی کب سے ایمو پر آن لائن ہونے لگی اور مجھے مطلع کرنا بھی ضروری نہیں کیا آپ نے؟ زیان نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ روزانہ اسی وقت ہماری بات ہوتی ہے، آپ گھر پر کب ہوتے ہیں؟ صبح کے گئے واپسی رات کو ہوتی ہے۔ آپ کو خود سے دور بیٹی کا ذرا بھی احساس پرواہ ہے؟ تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میں مصروف رہتا ہوں، کم سے کم آپ مجھے باخبر ہی کر دیتی۔ زیان نے اپنی بات پر زور دیا۔ آپ مجھے فارغ ملیں تب میں آپ سے کچھ کہوں نا، آپ تو کالز میٹنگز میں مصروف ہوتے ہیں۔ رشنا یہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس کی غلطی بتا کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ زیان اس کے رویے پر اسے دیکھنے لگا تھا۔ غلطی اس کی تھی۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے اس نے فاریہ کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ یہی نمبر تھا جس سے بات ہوا کرتی تھی۔ نمبر ڈائل کرتے زیان کے چہرے پر تاریک سایہ سا گزرا تھا۔ فاریہ بے ساختہ اسے یاد آئی تھی۔ انشو سے کچھ دیر باتیں کر کے رشنا کو بالکل نظر انداز کیے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ رشنا نے سوچا کہ اس کی زندگی میں حیثیت کیا تھی، اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی زیان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ اسٹڈی میں موجود تھا۔ زیادہ تر اس کا وقت اسٹڈی میں ہی گزرتا۔ رشنا چلتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو رہی تھی جب اس کی سوچ میں امثلہ شامل ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ امثلہ سے اپنا موازنہ کرنے لگی۔ یونیورسٹی میں اسے بیوٹی کوئن کا ٹائٹل ملا تھا۔ امثلہ رشنا کے مقابلے میں قدرے کم تھی۔ امثلہ کا اتنی اونچی خاندان سے تعلق نہ تھا، اس کی تو اتنی خواہشات بھی نہ تھیں، مگر اب امثلہ تھی۔ اسے محبت نے یقیناً بدل دیا ہے۔ اس کے چہرے پر کس قدر الوہی چمک چمکتی ہے۔ اس کی سانولی رنگت دودھ کی طرح دمک رہی تھی۔ رشنا نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ انشاءاللہ محبت کے ہاتھ میرے عزیز دوست ہمیشہ خوش و خرم رہیں، وہ اسے دعا دیتی جب ماضی کی یادیں جھلکنے لگیں۔ امثلہ کے گھر والوں نے اس کا رشتہ شہروز سے طے کر دیا تھا، جو بے حد معمولی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ وہ تو امثلہ کے معیار کا بھی نہ تھا۔ اس کا رنگ بہت گہرا تھا، وہ ذرا سا بھی ہینڈسم نہیں تھا۔ امثلہ کا بھی ایک آئیڈیل تھا جو رشنا سے کچھ حد تک مماثل تھا۔ اس کے باوجود بھی امثلہ نے شہروز کی حامی بھر دی تھی۔ سی اے کرنے کے بعد آسٹریلیا، اسکائی لینڈ اور دیگر ممالک سے ڈگریز لے کر لوٹا تھا۔ وہ بے حد ذہین نوجوان تھا۔ ان دنوں وہ اسلام آباد میں سیٹل تھا۔ امثلہ کا راضی ہونا رشنا کے لیے باعث حیرت تھا۔ جب یہ غصے سے بھری وہ امثلہ کے گھر پہنچی تھی، تم نے شہروز بھائی کے لیے حامی کیسے بھری؟ امثلہ وہ تمہارے آئیڈیل کسی طرح بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ مانا کہ وہ بے حد ذہین ہے، مگر وہ اس جیسے بالکل بھی نہیں ہے جسے تم نے چاہا تھا۔ رشنا ہنوز غصے میں تھی۔ وہ خواب تھا کہ بکھر گیا، خیال تھا ملا نہیں، دل کو میرے کیا ہوا، یہ کیوں بجھا پتہ نہیں۔ میں کیا کروں رشنا، میرے مما پاپا نے بے حد مان سے میرے لیے شہروز کو منتخب کیا۔ میں ہرگز بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین کی تمام تر امیدیں مجھ سے ہیں۔ یقین کرو میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مجھے اپنے آئیڈیل سے کب محبت ہوئی مجھے بھی اس کا علم نہیں ہوا۔
शहरोज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुश्किल ज़रूर होगा मगर नामुमकिन हरगिज़ नहीं, मगर इंशाल्लाह मैं इनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करूँगी। अपने वालिदैन का मान मैं हरगिज़ नहीं तोड़ूंगी, अमसला ने भीगे लहजे में कहा। उदासियों ने उसके चेहरे का अहाता कर रखा था। उसके लहजे में सदियों की थकन थी। अमसला, मैं अंकल आंटी को मना लूँगी, वो शहरोज़ की फैमिली को मना कर देंगे। रुशना ने एक बार फिर समझाने की सही की थी। नहीं रुशना, शहरोज़ ने किसी के दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी पसंद से मेरे लिए रिश्ता भेजा है। मम्मा पापा के मुताबिक शहरोज़ मेरे लिए परफेक्ट है, वो मुझे तमाम उम्र खुश रखेंगे। तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं हमेशा खुश खुर्म रहूं और अपने वालिदैन का मान कभी न तोड़ूं। जिसके ख्वाब सजाए थे वो मिला नहीं, किस्मत का फैसला जान लिया अब, हमें किसी से गिला नहीं। अमसला ने तमाम तर बातें बेबसी से उसके गोश गुजारी की। अमसला, तुम मेरी समझ से बाहर हो, मुझे इस समय तुम पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा है। खैर ये तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं सलाह देती हूँ अमल करना, तुम्हारा खुद का काम है। अगर मुझे मेरा आइडियल ना मिला तो मैं मरना कबूल करूँगी, मगर किसी और का साथ कबूल करना नहीं। मुझे अपने आइडियल से मोहब्बत नहीं, इश्क है। तुम अपने आइडियल से जल्द दस्तबरदार हो जाओगी, इस बात का मुझे गुमान तक ना था, रुशना ने निहायत तनफुर से कहा। रुशना, छोड़ो ये आइडियल की बातें, ये सब किताबी बातें हैं। इस आइडियल की वजह से तही दामनी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे लाइफ का ये सबक मिल चुका है और जो कुछ मेरा है ही नहीं उसके बिछड़ जाने का मलाल क्या, जो सिर्फ मेरा है मुझे उसके लिए जीना है, अमसला ने उसे देखते हुए कहा था। वो अपने फैसले पर कायम और दायम थी, ये हकीकत है। अमसला, कोई किताबें बातें नहीं, तुम एक दिन मुझे मेरे आइडियल के साथ देखोगी। इस वक्त मेरे चेहरे पर और हर अंदाज में दिलकशी पिन्हा होगी और तुम्हें मुझे देखकर ज़रूर रश्क होगा। शहरोज़ के लिए अगर मना कर दी तो यकीनन तुम्हारा आइडियल भी तुम्हारी हमरा होता। रुशना ने एक जज्ब के आलम में ये सब कुछ कहा था। अमसला ने बेयकीनी से रुशना की जानिब देखा, जैसे इसे अपनी समाअत पर यकीन न आया हो। रुशना आइडियल बनाते बनाते उससे बहुत आगे निकल चुकी थी और अपनी अजीज़ जान सहेली के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय ज़ख्मों को कुरेद रही थी और साथ ही उसे चैलेंज कर बैठी थी। ज़रूर रुशना, उस दिन का मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार होगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे आइडियल की हमरा देखूंगी और तुम्हारी किस्मत पर मुझे रश्क हो, अमसला ने आंसुओं से भीगे लहजे में बेसाख्ता कहा था, जिसे सुनकर रुशना के पैर वहीं जम गए थे। वो अमसला तक आई थी और दोनों सहेलियां एक दूसरे को खुद में भींचे तादेर रोती रहीं। अमसला अपना सपना टूट जाने पर मातम किना थी और रुशना अमसला के दुख में दुखी होकर आंसू बहा रही थी। मुझे मेरा आइडियल मिल गया मगर मेरे अंदाज में कोई दिलकशी नहीं है। दिलकशी तुम्हारे एक एक अंदाज में पिन्हा है। अपनी दास्तान में गुम होकर मैं तुम्हारी लाइफ की बाबत तो पूछना ही भूल गई, मगर तुम्हें देखा तो मैं समझ गई कि मेरी अमसला बेहद मुतमईन है। अल्लाह तुम्हें बेहद खुश रखे। मुझे मेरा आइडियल तो मिल गया मगर रश्क मुझे तुम्हारी किस्मत पर हो रहा है। आईने में खुद को देखकर रुशना ने खुद कलामी की थी। वॉल क्लॉक के अलार्म से उसका सहर टूटा था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। ज़ियान वासिफ देर तक जागने का आदी था। रुशना अक्सर आधी रात को चाय कॉफ़ी पूछ लिया करती थी। इस गर्ज से उसने कमरे से मुंसलिक स्टडी का दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया। स्टडी मुकम्मल तौर पर घुप अंधेरे में गुम थी। उसने टटोल कर स्विच बॉक्स तलाशा। बटन दबाते ही पूरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। ज़ियान सोफे पर तिरछा लेटा था। उसके सीने पर फारिया की तस्वीर रखी हुई थी जिसे उसने अपने दोनों हाथों में दबा रखा था। उसके लबों में मुस्कान देख उसे जानने में लम्हा भी न लगा कि वो ख्वाबों में फारिया के साथ मगन है। उसने कर्ब से ये मंजर देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। समझे थे दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हो तुम, क्या मान लें कि तू भी हमारा नहीं रहा। तुम एतबार इसलिए क्यों नहीं उदास हो, कोई शख्स कभी भी तुम्हारा नहीं रहा। आंसू तो आतर से रुखसार पर फिसल रहे थे। पूरी रात आंखों में कटी थी। मैं तुमसे शिकवा भी नहीं कर सकती कि तुम मुझसे ज़्यादा फारिया को क्यों अहमियत देते हो, जो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है। मैं तो जीती जागती मौजूद हूँ, जैसे सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, तुम्हारी तवज्जो दरकार है। मगर ये खारदार राह मेरी खुद की मुंतखब करदा है। तुमने मुझे पहले ही ये बावर करवा दिया था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ फारिया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ मांगना था, तुमने मुझे दिया। अब मुआहिदे से क्यों मेरा दिल पलट रहा है। उसकी गोल्डन ब्राउन बालों से पूरा चेहरा ढका था। चेहरा आंसुओं से तर था। वो ज़ियान की तस्वीर थामे ज़ारों की तार रो रही थी। जब ही ज़ियान स्टडी से निकलकर रुशना तक आया था, फारिया की तस्वीर जो उसके हाथ में थी, ज़ियान ने पहले अपना और फिर रुशना का हाथ देखा। रुशना, आप रो क्यों रही हैं? पानी गिलास में उड़ेलते उसने इस्तफसार किया।
اپنی تصویر اس کے ہاتھوں میں دیکھ اس نے گہری سانس لی تھی، جیسے وجہ جاننے میں لمحہ ہی لگا تھا۔ برا خواب دیکھ لیا تھا، ایک ہی گھونٹ میں پانی کا گلاس پیتے روشنا نے جواب دیا۔ کبھی تو نے بھی سوچا ہے یہ پیاس ہے تو کیوں ہے؟ تجھے پا کے بھی میرا دل اداس ہے تو کیوں ہے؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ آنکھیں مسلسل رونے کی چغلی کھا رہی تھیں، اور وہ برا خواب کسے کہہ رہی تھی؟ زیان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ اب آپ سکون سے سو جائیں، میں یہیں ہوں، اس نے بیڈ کے دوسری جانب بیٹھتے ملائمت سے کہا۔ کمبل گردن تک تان کر وہ فوراً لیٹ گئی۔ زیان واصف نے نہایت کربناک انداز میں اس پاگل لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی مسکراتی تصویر لیتے ہوئے تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا تھا۔ یہ وہی تصویر تھی جو فرسٹ ویڈنگ اینیورسری میں فاریہ نے کھینچی تھی۔ زیان وہ دونوں تصویریں تھام کر بیٹھا تھا، نگاہیں روشنا کے حزن زدہ چہرے پر مرکوز تھیں، جہاں سب کچھ پا کر بھی کھونے کا گہرا رنج تھا۔ زیان نے نظریں چرا کر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ صبح معمول کے مطابق وہ سویرے ہی جاگی تھی۔ زیان کو جگا کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ گھر میں ملازمین موجود تھے، مگر کوکنگ وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ آملیٹ بناتے ہوئے اس کے سیل فون نے رنگ کرنا شروع کر دی۔ اس نے یس کا بٹن پریس کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم جی، کون؟ آملیٹ کا آمیزہ فرائنگ پین میں ڈالتے ہوئے روشنا نے استفسار کیا۔ جی کون کی بچی میں امثلہ، تمہاری اکلوتی عزیز دوست۔ محترمہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امثلہ نے مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ میرے مزاج تو بخیر ہے، روشنا نے مصنوعی بشاشت سے کہا۔ رات بھر رونے کے بعد اس کی آواز ٹھیک طرح سے نکل نہیں رہی تھی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا اداسیوں کا سبب تو موسموں کا گلہ کر کے ٹال دیں گے ہم۔ مجھے تو ہرگز بھی خیریت سے نہیں لگ رہی ہو روشنا، کم از کم مجھ سے جھوٹ کہنے سے گریز کیا کرو۔ خیر، آج ڈنر پر تم، زیان بھائی اور انشرا انوائٹڈ ہیں۔ شہروز بھی میری پیاری سہیلی سے ملنا چاہتے ہیں، امثلہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ شہروز کا نام لینے پر اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ پہلے زیان سے تو پوچھ لوں، کہیں وہ مصروف نہ ہو۔ اور ڈیئر انشرا، میری جان تو اپنی نانی کے گھر لاہور گئی ہوئی ہے، روشنا نے معذرت کرتے کہا۔ انشو آ جائے تو پھر اسے نیکسٹ ٹائم ساتھ لانا، امثلہ نے کہا۔ ہاں ضرور، میں زیان سے پوچھ کر تمہیں کنفرم کر دوں گی، روشنا کہتے ہوئے کچن سے منسلک ڈائننگ پر لوازمات سجا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ابھی تو میں زیان کے لیے ناشتہ لگا رہی ہوں، تم بھی ناشتہ کر لو، روشنا نے محبت سے کہا۔ جانو، میں ناشتہ کر چکی ہوں، شہروز آفس اور ارمغان اسکول جا چکا ہے، اب عثمان کو ناشتہ کروا رہی ہوں، امثلہ نے جواب دیا۔ ویری گڈ، کافی بزی روٹین ہے تمہاری، روشنا نے کہا۔ بچوں کی وجہ سے مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، حالانکہ شہروز مجھے یہ سب کرنے سے منع کرتے ہیں، مگر ہم سے تمہیں پتہ ہے فارغ رہا نہیں جاتا۔ یہ تو ہے، میرا بھی کچھ یہی حال ہے، روشنا نے جواب دیا۔ تم مجھے زیان بھائی سے کنفرم کر کے بتا دو اور اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ کہہ کر امثلہ نے لائن منقطع کر دی۔ روشنا اس کی آواز کے سحر میں کھوسی گئی تھی، اس کی ہنسی اس قدر مترنم تھی لگا ماحول میں جلترنگ بج رہے ہوں۔ کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ زیان نے بلیک واچ کلائی پر باندھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے بت بنی روشنا سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، امثلہ کی کال آئی تھی، اس نے ہمیں آج ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، روشنا نے گنگنا کر جواب دیا۔ زیان نے بہت توجہ سے اسے دیکھا، وہ ڈائننگ کی کرسی پر بیٹھا مستقل اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلیں گے، زیان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کیا واقعی؟ اس نے سرو کرتے ہوئے بے یقینی سے استفسار کیا۔ زیان واصف نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتی ہے، اس کی بے معنی سی خوشی میں اس کا انداز قابل دید تھا۔ آج اس چھوٹی سی خوشی کو پا کر اس کا انداز الگ تھا۔ زیان واصف نے بریک فاسٹ کرتے اور آفس جانے تک اس کے پرمسرت انداز کو بغور ملاحظہ کیا تھا۔ وہ پین اور ڈائری تھامے رائٹنگ ٹیبل پر جھکی تھی۔ اس وقت زیان وہاں سے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ پلیز ایک کپ کافی بنا دیں، ٹائی بیڈ پر اچھالتے زیان نے کہا۔ زیان نے پہلی مرتبہ خود کافی کی فرمائش کی تھی، ابھی لائی۔ وہ یہ بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کی ہمراہ پین پیڈ رائٹنگ ٹیبل پر چھوڑے کافی بنانے چل دی۔ زیان واصف جو شاور لینے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا، پیڈ پر درج عنوان خواہش پر کھٹکا اور اس کی لکھی گئی نظم کو بہت دھیان سے دیکھنے لگا۔ خواہش، تم کبھی تو مجھ سے پیار جتاتے، تنہا راتوں میں ہمیشہ ساتھ نبھاتے، تمہارے شوق کے رنگ مجھ پر بھاتے، ارد گرد تم میرے اکثر منڈلاتے، اپنی چاہتوں کا احساس بارہا دلاتے، اپنی شدتوں کو برملا ملاحظہ کر جاتے، بڑے چاؤ اور مان سے مجھے اپناتے،
तुम कभी ना मुझे सताते, रूठ जाने पर तुम अक्सर मुझे मनाते, किस गलती पर भी ना तुम मुझे रुलाते, काश कोई फरमाइश करते, मेरे दुख दर्द तुम सह ना पाते, काश तुम मेरे सपनों जैसे होते, तो दिन गुजरते हंसते मुस्कुराते। रुशना, तुमने मुझसे इश्क में अपने जज्बात कागजात की नज़र कर दिए, तो और करोगी भी क्या, मैं खुद दही दामन हूँ, भला तुम्हारे दामन में खुशियाँ कैसे भर दूँ। ज़ियान ने खुद कलामी की थी। वो लोग डिनर पर पहुंचे थे। अमसला और शहरोज़ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। शहरोज़ मुज्तबा ने ज़ियान वासिफ से गर्मजोशी से मुसाफा किया। रोज़ विला का इंटीरियर डिज़ाइन काबिल दीद था। छोटा मगर खूबसूरत सा लॉन ग्रीनरी से भरपूर था। लॉन के दरो दीवार बोगनवेलिया की बेलों से आरस्ता थे। पूरे लॉन में रात की रानी की मसूर कुन महक छाई हुई थी। लॉन के आधे हिस्से में शेड डाला हुआ था, जो कि अमेरिकन स्टाइल का था। एक जानिब बच्चों का प्ले एरिया था, उसकी दूसरी जानिब मसनूई तालाब बना हुआ था, जिसमें रंग बिरंगी ढेरों मछलियाँ मौजूद थीं। सामने ही वुड ब्राउन मार्बल हाउस था, जिसके माथे पर रोज़ विला दर्ज था। मेन गेट के एतराफ़ में रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक रोजेज़ के इम्तजाज के पौधे तरतीब से रखे हुए थे, जो रोज़ विला की दिलकशी को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी थे। गुलाब के पौधों ने रोज़ विला को खूबसूरती से हमकिनार कर रखा था। घर के अंदर कदम रखते ही ज़ियान घर के मकीनों के ज़ौक़ को सराहे बिना नहीं रह सके थे। तमाम दरो दीवार महंगी लकड़ी से बनाए गए थे। ज़ियान के घर को देखकर रुशना बेहद मुतासिर हुई थी, और अब अमसला का घर देखा तो इंस्पायर हुए बिना न रह सकी। अमसला के अंदाज से हरगिज़ भी अमारत का गुरूर नहीं झलकता था। माहौल की दिलकशी को अपनी आंखों में जज्ब करते ज़ियान वासिफ ने बेसाख्ता से रहा था, शुक्रिया, हमारी प्यारी सी वाइफ को घर सजाने का बेइंतहा शौक़ है। मेरे मकान को इन्होंने ही तो घर बनाया है। शहरोज़ ने शुक्रिया अदा करते हुए शरारत से अमसला को देखते हुए कहा, जो सुर्ख जोड़े में खुद भी सुर्ख हो रही थी। ज़ियान वासिफ ने बगौर इस लविंग कपल को देखा था। फिर उसकी नज़र रुशना तक गई, जिसके चेहरे पर इस खुशी का शायबा तक ना था जो उसे अमसला के चेहरे में दिखा था। आसिफ ज़दा घर का मैं वो दौर हूँ मोहसन, दीमक की तरह खा गई जिसे दस्तक की तमन्ना। मेरे हाथों की लकीरों में कुछ अजीब अजीब छपा है। मैं जिस शख्स को छू लूँ वो मेरा नहीं रहता। रुशना पर चिढ़ती निगाह डालकर वो शहरोज़ की हमरा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, जो कि ब्लैक सिटी ब्लैक सोफ़े के साथ सेट किया गया था। स्काई ब्लू कालीन, पर्दे, डेकोरेशन पीसेस तक स्काई ब्लू थे। ड्राइंग रूम ब्लैक एंड स्काई ब्लू कंट्रास्ट का बेहतरीन इम्तजाज था। उसके सामने एक्वेरियम में नन्ही मुन्नी मछलियाँ इधर उधर फिर रही थीं। मुख्तसर इनकी छोटी सी जन्नत उनके लिए बेइंतहा चाहत और मोहब्बत की उमास थी। अमसला और रुशना भी ड्राइंग रूम में विराजमान थी और अपनी बातों में मगन थी। ज़ियान, ये दोनों ख़वातीन हमें हरगिज़ भी बात करने का मौका फराहम नहीं करेंगी। चलो हम लॉन में ही चलते हैं। शहरोज़ तमाम तकल्लुफ़ात को बलाए ताक रख कर उठ खड़ा हुआ था। ज़ियान ने भी जूस का गिलास खाली करते उसकी तकलीद की थी। दोनों सहेलियाँ मुस्कुरा कर रह गई थीं और दोबारा से अपने बीते दिनों के किस्से याद करने लगी। ज़ियान, आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? लॉन में ज़ियान के साथ चलते हुए शहरोज़ ने सबसार किया। मेरी कोई ख़ास मसरूफ़ियात तो नहीं है। MBA और MCOM करने के बाद कराची में अपनी एक फर्म चला रहा हूँ। फ़िलहाल इस्लामाबाद में भी अपना दूसरा बिज़नेस सेट कर रहा हूँ। इरादा तो कब से कर रहा था, मगर मसरूफ़ियत ज़्यादा थी। अब वहाँ से थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। मैं तो अकेले ही आने का सोच रहा था, मगर यहाँ काम ज़्यादा था, इसलिए रुशना को साथ ले आया। थोड़ी मसरूफ़ियत कम हो तो उसे शुमाली जात दिखाने ले जाऊँगा। ज़ियान ने उसे तफसीलन बता दिया। वेरी गुड, ऐसे टूर्स तो लाजमी होने चाहिए। शहरोज़ ने सर हिलाया। तुम्हारी क्या मसरूफ़ियात हैं? ज़ियान ने शहरोज़ की तनकीद करते तमाम लिहाज बलाए ताक रखते पूछा। ये हुई ना यारों वाली बात। शहरोज़ ने ज़ियान का हाथ गर्मजोशी से थामा था। ज़ियान को वो इंसान बेहद अच्छा लगा था। रंगत काली थी तो क्या हुआ, दिल तो आईने की तरह साफ शफाफ था। ब्लैक पैंट, लेमन शर्ट और स्काई ब्लू टाई लगाए शहरोज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी मसरूफ़ियत तो बेतहाशा है यार। CA करने के बाद एब्रॉड से दीगर कोर्सेज़ किए, वहाँ जॉब भी की, मॉल्स भी खोल रखे हैं, जिनकी वजह से वक्त बेहद कम मिलता है। इसलिए साल में 2 टूर्स अपनी वाइफ और बच्चों के लिए रखता हूँ। अभी संडे को ही हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अमसला को सिडनी देखने का बेहद शौक़ था, तो हमने वहाँ 15 दिन गुजारे। अब इंशाल्लाह हज का इरादा है, उसने बताया। शॉपिंग सिटी मेरी पसंदीदा मॉल्स में से है। तुम्हारा कलेक्शन बेहद अच्छा है। खुशी हुई कि मेरे पसंदीदा मॉल के मालिक तुम हो।
तुम्हारे ख्यालात भी बहुत अच्छे हैं यार। इंशाल्लाह हज टूर में मैं और रुशना भी तुम लोगों के साथ होंगे। ज़ियान वासिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। रियली यू आर सीरियस? शहरोज़ ने बेयकीनी से इस्तफसार किया। यस आई एम सीरियस। ज़ियान ने ये कहते हुए शहरोज़ के हाथ पर हाथ रखा। वेरी गुड, फिर हमारी अच्छी गुजरेगी पार्टनर। शहरोज़ ने पुरमसरत अंदाज में कहा। चलो चल कर देखते हैं इन खवातीन के मुज़ाकरात ख़त्म हुए कि नहीं। बहुत वक्त एक साथ गुजारने के बाद शहरोज़ ये कहकर आगे बढ़ गया। उसी वक्त उसके सेल फ़ोन ने रिंग करना शुरू कर दिया। ज़ियान, जिगर तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं इससे जान छुड़ा के आता हूँ। मेरे मैनेजर से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। शहरोज़ मुत्तबा ने सेल फ़ोन को निकालते बेचारगी से कहा। ज़ियान वासिफ ने मुस्कुराती निगाह उस पर डाली। ज़ियान ने डाइनिंग रूम का रुख किया जबकि शहरोज़ लॉन की जानिब बढ़ गया। दरवाजे में इस्तादा दबीज़ पर्दे हटाकर ज़ियान ड्राइंग रूम में दाखिल हो ही रहा था जब अपना नाम सुनकर चौंके बिना न रह सका। हरकत गैर इखलाकी थी मगर ना चाहते हुए भी वो उनके माबैन गुफ्तगू सुनने लगा। ज़ियान बहुत अच्छे हैं अम्सला, मगर इन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैंने सिर्फ उनका साथ मांगा था जो बखुशी उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि वो फारिया की जगह मुझे नहीं दे पाएंगे। मुझे इस वक्त तो कोई एतराज़ नहीं था। मुझे मेरा आइडियल मिल रहा था, मुझे और क्या चाहिए था। उन्होंने स्टडी रूम को अपना बेडरूम बना रखा है। मैं कैसे बताऊं, लोगों की टटोलती नज़रें मुझे किस कदर शर्मिंदा करती हैं। शादी के 5 साल बाद भी मेरी गोद खाली है। हर कोई मुझे मेडिकल चेकअप की तरगीब देते नहीं थकता है। मम्मा और भाभी भी मेरे लिए परेशान रहने लगी हैं। ऐसे हालात में मेरा मर जाने को दिल करता है अम्सला। मैंने ये बातें किसी से शेयर नहीं की, मगर इन तमाम बातों को दिल में दफन करके मुझे लगता है मेरा दिल एक दिन बंद हो जाएगा। अब मैं लड़ झगड़ कर मोहब्बत की भीख तो नहीं मांग सकती ना, क्योंकि ये खारदार रहा मेरी खुद की मुंतखब करदा है। इसमें ज़ियान का कोई दोष नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझे देखकर एक दिन रश्क होगा। मुझे मेरा आइडियल मिल गया। मेरे चेहरे पर और हर एक अंदाज में दिलकशी झलक रही होगी, मगर मुझे तुम्हें देखकर रश्क होता है। तुम्हारे चेहरे और अंदाज में दिलकशी पिन्हा है। शुक्र है तुमने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अपना आइडियल जहन से निकाल कर शहरोज़ भाई का हाथ थाम लिया। शराब के पीछे भागने वालों का अंजाम उम्र भर की आबला पाई है। तुमने पहले ही मुझे बावर करा दिया था। आइडियलिज्म आपको कहीं का नहीं छोड़ता। तुम मुझे ही देख लो, मोहब्बत ने मुझे बर्बाद और तुम्हें आबाद किया। वो ये कहकर रुकी, पानी का गिलास लबों से लगाया और लंबे लंबे सांस लिए थे। अम्सला का रोम रोम समात बनकर रुशना को सुन रहा था। मैंने ज़ियान और इंशरा के लिए अपनी ज़ेस्त वक्फ कर दी। ज़ियान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बिना कहे मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं। जब दिलों में मोहब्बत का कहीं गुजर बसर ना हो तो हर शय बेमैनी नज़र आती है। जबर और मोहब्बत में यही तो फ़र्क है, रुशना ने निहायत कर्ब से कहा था। रुशि, किसी का बेहद ख्याल रखना भी तो मोहब्बत ही है ना। ज़ियान भाई भी वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं, मगर वो खुद इस हकीकत से अनजान है और तुम भी इस हकीकत से बेखबर हो। फारिया तो उनकी पहली मोहब्बत है, वो उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, मगर तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाएंगे। अम्सला ने उसे देखते हुए कहा। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जिसको पाने के लिए मैं हर पल तड़पती रही हूँ। मेरे कितने अहम माह साल बीत गए। काश मैं आइडियल ना बनाती। अगर बनाती भी तो किसी आम शक्ल सूरत वाले शख्स से शादी कर लेती तो कम अज़ कम वो मुझसे मोहब्बत तो करता, रूठ जाने पर मुझे मनाता। उसे मेरी ख्वाहिशों और कमियों से गर्ज तो होती और मुझे मेरे इतने अहम साल गुजर जाने का मलाल तो ना होता। आइडियल बनाना हरगिज़ भी हसीन ख्वाब नहीं है। इसके पीछे भाग भाग कर मेरा वजूद लहू लुहान हो चुका है। रुशना का गला रुंध गया था। रोशी चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अम्सला ने उसे गले लगाया था। अजीज़ जान सहेली के आंसुओं से उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर रहे थे। सॉरी यार, मैनेजर जान नहीं छोड़ रहा था। मॉल में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें खुद मैनेज करने के बजाय मुझे फ़ोन खड़का देता है। शहरोज़ ने अंदर आते उससे कहा। ज़ियान खामोश खड़ा था। तुम अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? हद हो गई है। ख़वातीन की गुफ्तगू की महफिल अब तक बर्खास्त नहीं हुई। इन्हें एहसास ही नहीं कि ज़ियान बेचारा कब से खड़ा कश्मकश में मुब्तला है कि अंदर जाए या नहीं। तेज़ तेज़ बोलते शहरोज़ ने दबीज़ पर्दे हटाए थे, जिसे सुनकर अम्सला और रुशना परेशान हो गई थी। यानी इनकी तमाम गुफ्तगू ज़ियान ने बगौर सुनी थी। कमरे में दाखिल होते ही ज़ियान ने रुशना के चेहरे को बगौर देखा था। उसके अंदाज से हरगिज़ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि वो सब कुछ सुन चुका है या वो ऐसा पोस्ट कर रहा था। रुशना और अम्सला समझ नहीं पाई थी। शहरोज़ के मुलाजिम ने डिनर सर्व कर दिए जाने की इतला दी तो इन चारों ने डाइनिंग का रुख किया था। अब अम्सला सोच रही थी कि अगर ज़ियान ने इनकी बातें सुन ही ली हैं
तो उसे मुस्बत ले और अपनी कोताहियों को ख़त्म कर ले। जबकि रुशना बिल्कुल खामोश थी। ज़ियान ने बेतकल्लुफ़ डिनर किया था। वो बारी बारी लवाज़मात चखकर अमसला को सराहना नहीं भूल रहा था। तमाम चीज़ें अमसला ने खुद बनाई हैं। शहरोज़ मुसलसल मुस्कुराती नज़र अमसला पर डाल रहा था। रुशना ज़ियान वासिफ़ के इस तरह हंसने बोलने पर हैरत के समंदर में गोताज़ुन थी। शानदार डिनर करवाने पर ज़ियान ने अमसला के सर पर हाथ रखते उसे कई नोट थमाए, जिसे शुक्रिया के साथ अमसला ने फ़ौरन कबूल भी किया था। आराम से भाई, बेफ़िक्र रहो, मैं हरगिज़ भी वापस वॉलेट में रखने का इरादा नहीं रखता था। ज़ियान का अंदाज़ शरारती था। आज से हमारी प्यारी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हमारी छोटी बहन है। ज़ियान ने रुशना के चेहरे पर रंगों के उतार चढ़ाव को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। लफ्ज़ प्यारी वाइफ पर वो बेअख्तियार ठटकी थी। पानी का घूंट हलक में अटक गया था, जिसके बायस उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। अमसला ने रुशना का हाथ गर्मजोशी से दबाया था। उसे यकीन हो चला था कि रुशना की ज़िंदगी में जल्द ही खुशियां लौटने वाली हैं। ढेरों दुआओं की हमरा शहरोज़ और अमसला ने इन दोनों को रुखसत किया था। रुशना बेसाख्ता अमसला के गले लग गई थी। उसके दिल का बोझ उसे जाता हुआ महसूस हुआ था। अमसला के घर से आने के बाद ज़ियान वासिफ़ ने स्टडी रूम का रुख किया। टाई की नाट ढीली करते हुए वो सोफ़े पर गिरने के अंदाज में विराजमान हो गया। वो मुसलसल खुद एहतसाबी में मुब्तला था। मैं क्यों उसे दुख से दो चार कर रहा हूँ? उस मासूम का क्या कसूर है? वो तो मेरी चाहत और मोहब्बत में यकसर बदल चुकी है। मेरी बच्ची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, मगर मैं फारिया की मोहब्बत में इस कदर गुम हूँ कि मुझे मेरी बच्ची के साथ साथ उसके शब रोज़ की भी खबर नहीं हुई। मगर उसने कभी कोई शिकवा भी नहीं किया। इससे अलग हमेशा खामोश रही। उसे मेरी वजह से क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, मैं ये सब चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ? अपनी कनपटी को उंगली से दबाते हुए वो मुस्तकबिल खुद अजियती का शिकार था। हमें भी इस तमन्ना का ढप नहीं आता, मिजाज यार भी सादा है, क्या किया जाए। वो रात रात भर जागा करती थी। उसे मेरे शबो रोज़ की किस कदर परवाह है, मगर मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। रुशना का सोचते हुए उसने कमरे में कदम रखा था। रुशना हनूस खामोशी से लेटी खला को घूर रही थी। ज़ियान ने उसे ध्यान से देखा। कितना मिलता है हमारा दुख, ये भी तो अजियत का शिकार है, और मैं फारिया की वजह से किस कदर मुमासलत है हमारे दुखों में। ज़ियान ने रुशना की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल करवाई थी। रुशना, आप अब तक सोई नहीं? ज़ियान ने उसके ऐन सामने सोफ़े पर विराजमान होते हुए इस्तफसार किया। बस सोने ही लगी थी, मम्मा की कॉल आ गई थी। अपने ख्यालों में गुम रुशना कदरे चौंक कर लेटे से उठ गई। क्या कह रही थी मम्मा? ज़ियान ने मुकम्मल तवज्जो से होकर पूछा। वो लफ्ज़ मम्मा पर बेसाख्ता खटक गई थी। आज ज़ियान उसे हैरान कर रहा था, क्योंकि वो रुशना की मम्मा को आंटी ही कहता था। जी, वो सफ़िया की शादी है ना, मेरी फूफो की बेटी। वो लोग हमें इनवाइट तो कर गए थे। अब मम्मा, भाभी और सब अभी इस्लामाबाद आए हुए हैं। तमाम कज़न्स ने बहुत इसरार से मुझे रुकने के लिए बुलाया है। रुशना ने याद दहानी करवाने के बाद हैरान होकर तमाम बातें उसकी गोश गुजार की। ज़ियान ने कभी भी उसकी ज़ात की गिरहें खोलने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही उसकी बाबत कभी इतना इश्तियाक ज़ाहिर किया था। ठीक है, फिर मैं आपको कल ड्रॉप कर आऊँगा, शाम में तैयार रहिएगा। वो अपनी टोन बदलते हुए कहकर रुका नहीं था। रुशना ने भीगी आंखों से धूप छाँव सा मिजाज रखने वाले शख्स को बहुत ध्यान से देखा था। मेरे वहाँ रुकने पर इन्हें कौन सा फ़र्क पड़ेगा? मेरी इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत और कोई जगह नहीं है, और मेरे बग़ैर इनके ज़िस्त मुकम्मल है। रुशना ने बेबसी से सोचकर आंखें मीच ली थीं। ऑफिस से आने के बाद ज़ियान वासिफ़ ने उसे उसकी फूफो के घर ड्रॉप कर दिया था। कितनी वीरानी थी उसके दिलकश नरम चेहरे में, कितना कर्ब था उसके लफ्ज़ों में। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। यकीनन सोच रही होगी कि इसकी मेरी ज़िंदगी में रहने ना रहने से मेरी ज़िस्त में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्तकिल सोचते हुए वो अनजान रास्ते पर महवे सफ़र था, जैसे उसकी मंजिल कहीं खो गई हो। वो अपनी मंजिल को तलाशने में मगन था जब सेल फ़ोन की बीप से उसका सहर टूटा था। कार साइड पर रोककर उसने स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखा था। नंबर फारिया की मम्मा का था। उसने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियान वासिफ़ ने कॉल रिसीव करते सलाम किया। वालेकुम सलाम डैडी, मैं आप और मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। अभी मम्मी को फ़ोन किया था तो उसके बाद आपको किया है। डैडी, मुझे मम्मी बहुत याद आ रही हैं। इंशिरा ने छूटते ही अपना मुद्दा निहायत मासूमियत से बयान किया। तो बेटा आ जाओ ना, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ज़ियान वासिफ़ ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। डैडी, मैं नेक्स्ट संडे आ जाऊंगी। मम्मी को मेरी तरफ से प्यार कहिएगा। मैंने इनको कह दिया है, आप भी इनको कह देना। आपको पता है डैडी, मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है।
इंशरा ने मोहब्बत से गुंधे लहजे में कहा था। अच्छा जी, मम्मी अच्छी हैं, डैडी नहीं अच्छे? ज़ियान ने मुस्कुराकर इस्तफसार किया। आप भी अच्छे हैं, पर मम्मी आपसे भी ज़्यादा अच्छी हैं। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती हैं, आपको तो मैं याद ही नहीं आती। अंशु ने खिलखिलाते हुए शिकवा किया। माँ की मोहब्बत उसके जहनो दिल में बसी हुई थी। बेटा, अब आपको शिकायत नहीं होगी, ज़ियान वासिफ ने दिल में एतराफ़ करते हुए कहा। ओके डैडी, अल्लाह हाफिज़। उसने लाइन मुनक़ता कर दी। सौतेली माँ का तसव्वुर ही कितना हौलनाक होता है, मगर रुशना ने तो उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहा था। शायद वो आइडियल की मोहब्बत में जुड़ी थी। मैं इस लड़की के साथ साथ अंशु को भी फरामोश किए हुए था। अंशु भी मुझसे ज़्यादा रुशना से मोहब्बत करती है। किस कदर अहम है रुशना मेरे लिए और इंशरा के लिए। उसके बगैर हम बिल्कुल अधूरे अधूरे हैं। मेरी बच्ची को उसने माँ का प्यार दिया है और मैंने उसे तकलीफ़ और आंसू दिए हैं। वो मुसलसल जहनी अजियत से दो चार था। ऑफिस जाने के लिए वो आधे घंटे की ताख़ीर से जागा था। रुशना के एक दिन घर में ना होने से उसकी ज़िस्त में कितना फ़र्क पड़ा था। मुलाजमीन ने नाश्ता लगा दिया था। चाय का कप बेदिली से खाली करते वो ऑफिस जाने के लिए खड़ा हुआ। उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। ऑफिस में भी वो बेदिली से काम निपटा रहा था। उसे मैं याद क्या कर रहा हूँ? शायद नहीं, यकीनन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं ख़ुद इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा। अमसला ने ठीक कहा था, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसे कितने दुख दिए हैं। काश वो कभी कोई शिकवा ही कर लेती तो मेरे दिल में इतना बोझ तो ना होता। वो कभी इस तरह मुझे छोड़कर भी तो नहीं गई है, जो मुझे इस हकीकत का इदराक होता। ऑफिस टाइम ख़त्म होने से कबल ही वो कोट कांधे पर डाले उठ खड़ा हुआ। मुसलसल जहनी अजियत में मुब्तला वो पागल होने को था। ना जाने वो कौन सा जज्बा था जिसके तहत वो अनजान रास्तों पर सफ़र करते करते रुशना की फूफो के घर रुक चुका था। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। वो कार दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा गया। गेट कीपर ने उसे देखकर सलाम करते हुए दरवाज़ा वाह कर दिया था। मुलाजिम ने उसे गेस्ट रूम में बिठा के रुशना को उसकी आमदगी इतला दे दी। उसे वहाँ बैठे फ़कत कुछ ही देर हुई थी जब सिटिंग रूम में रुशना घबराई हुई दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप इस वक्त सब खैरियत तो है ना? रुशना ने परेशान कुन लहजे में इस्तफसार किया। कुछ भी खैरियत नहीं है। ज़ियान वासिफ गोया हुआ। उसका अंदाज़ तो खातिब तो रुशना को मुसलसल खौला रहा था। क्यों, क्या हुआ है? अंशु तो ठीक है। रुशना मज़ीद परेशान हुई। अंशु ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम कल फंक्शन में आ जाना, मगर फ़िलहाल मेरे साथ चलो। रुशना तो उसका अंदाज़ समझने से कासिर थी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, उसने खड़े होते हुए कहा। कुछ देर बाद वो बैग उठाकर कांधे पर डाले ज़ियान के सामने थी। मम्मा और फूफो भी उसके साथ ही चली आईं। ज़ियान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? सब खैरियत है ना बेटा? मम्मा बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। ज़ियान को उनका फ़िक्रमंदाना अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। जी मम्मा, सब खैरियत है। मैं और रुशना तमाम फंक्शन इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें। ज़ियान ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया। वो भी फ़कत मम्मा पर खटके बिना नहीं रह सकी थीं। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। दुआ के साथ मम्मा और फूफो ने इन दोनों को रुखसत किया था। शाम के साए गहरे हो चले थे। वो इर्द गिर्द से बेनियाज कार की फ्रंट सीट पर ज़ियान वासिफ की हमरा विराजमान थी। ज़ियान वासिफ का ये अंदाज़ उसकी समझ से बालातर था। वो अपनी ही सोचों में मगन विंडो से बाहर झांकते हुए ज़ियान वासिफ से यकसर बेनियाज सी थी। रुशना ने खामोशी से नज़रें बाहर मरकूज़ की हुई थीं। ज़ियान वासिफ ने अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो उसके बोलने की मुंतज़िर थी। जब भी मुसलसल एक ही रास्ते पर सफ़र करते वो थक सी गई। फुप्पो के घर से इनके घर का रास्ता इतना भी तवील ना था। इन्हें वहाँ से निकले काफ़ी वक्त गुजर चुका था। ये हमारे घर का रास्ता तो नहीं है? अनजान सड़कों पर सफ़र करते रुशना ने बिलाखर पूछ ही लिया। रोशी जी, तो मैंने कब कहा कि ये हमारे घर का रास्ता है? ज़ियान वासिफ ने उसकी हैरत से हिस्स उठाते हुए मुस्कुराकर इस्तफसार किया। जी? रुशना हैरान थी। तमाम मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले इस कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। मुझे यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। कार रोक कर पार्क करते हुए ज़ियान ने उसकी जानिब का दरवाज़ा वाह किया था। मेज़ मुंतखब करके ज़ियान वासिफ उसके ऐन सामने बैठ गया। गुलदान इन दोनों के दरमियान हाइल था। कॉफ़ी शॉप निहायत पुरसुकून गोशे पर कायम था। वॉल टू वॉल ग्लास के थे। उसे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। मज़ीद ज़ियान की बोलती नज़रों से वो कन्फ्यूज़्ड हो रही थी, जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। मैं चाहता हूँ अब कोई हमारे दरमियान हाइल ना हो, उसने गुलदान साइड पर करते हुए उसमें से सुर्ख गुलाब निकालकर उसे थमाया था। रुशना ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरी ज़िंदगी ऐसे तो ना देखो, ज़ियान ने शरारत से रुशना से कहा। तुम्हारे गुजरे हुए माह साल तो मैं वापस नहीं कर सकता रोशी, मगर ये आने वाले माह साल इन्हें ज़रूर खूबसूरत बना सकता हूँ, ज़ियान वासिफ ने उसे देखते हुए कहा।
रुशना ने बेसाख्ता नज़र उठाई थी। मोहब्बत तो मुझे तुमसे इस वक्त से है जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा था। उस वक्त तो मुझे मोम की तराशीदा कोई मूरत लगी थी जो माहौल के हुस्न में इस कदर गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वहाँ कोई उसे देख रहा है। मुझे फारिया के साथ इश्क है, जब भी तुम्हारे साथ ज्यादती की, मगर मैं खुद कौन सा सुकून में रहा हूँ। तुम्हें तपाकर सुकून मुझे भी नहीं मिला, तुम्हें रुलाकर करार मुझे भी नहीं आया। अमसला दुरुस्त कहती है, मुझे तुमसे मोहब्बत है जिसका इल्म मुझे खुद भी नहीं था, मगर अब मुझे इल्म हो गया है। मैं अपनी तमाम तर कोताहियों की माफ़ी मांगता हूँ। तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। उसने रुशना के नरमो नाजुक हाथ को थाम कर कहा, प्लीज़ ये डल और बोरिंग कलर्स पहनना छोड़ दो। ज़ियान ने उसके ड्रेस को देखकर कहा, मुझे ये खुशी कितने 9 साल गुजर जाने के बाद मिली कि मैं ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही। आइडियलिज्म वाकई किताबों में अच्छा लगता है, हकीकत में कितना दुखी करता है। कोई मुझसे पूछे, ये टीन एजेस का पागलपन है जिसका शिकार मैं खुद भी हुई हूँ और दूसरों को भी किया। वो क्या क्या सोच रही थी, कहाँ खो गई हैं? ज़ियान ने उसके दिलकश नैनों के आगे हाथ लहराए थे। कहाँ? कहीं नहीं। रुशना ने इतना ही कहा था। तुम्हें बहुत मलाल है ना अपने 9 साल के बीत जाने का, ज़ियान वासिफ ने मोहब्बत से मखमूर लहजे में कहा था। रुशना ने बेसाख्ता इस बात पर सर हिलाया। मुझे माफ़ नहीं करोगी? ज़ियान का अंदाज सवालिया था। जब आपकी कोई गलती नहीं तो माफ़ी कैसी? रुशना ने नरमी से जवाब दिया। गलती नहीं जाना, मेरी जानिब से गलतियां हुई हैं। जो इंसान इस दुनिया में नहीं, इस इंसान के साथ इंसाफ करते करते जीते जागते के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठा। मैं फारिया की मोहब्बत में अब फरामोश किए हुए था कि तुम्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। रुशना, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझता था फारिया के बाद मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, तो मेरी ये मंतक खोटा सिक्का साबित हुई। हर मोहब्बत का अपना अलग अंदाज, अपना अलग मुकाम होता है। वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद ज़ियान वासिफ ने तफसीलन जवाब दिया था। मैंने आपको माफ़ किया। रुशना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बहुत शुक्रिया रूशी, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी रोशनी से भर दी है और मैं वादा करता हूँ अपनी रोशनी को कभी भी मद्धम नहीं होने दूंगा। ज़ियान ने यकीन दिलाया था। और एक बात मेरी जान, इश्क शराब नहीं, एक बहुत हसीन ख्वाब है। मोहब्बत इंसान को सरतापा बदल देती है। तुम्हारी मोहब्बत ने यकसर बदल दिया है मुझे, इसका एतराफ़ बारहा किया है। ज़ियान के इकरार से रुशना के दिल में ढेरों इत्मीनान और सुकून आया था। रुशना, ताहियात तुम मेरा साथ दोगी ना? जी हाँ, मैं आपका साथ दूंगी। रुशना उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के शोलों को बगौर देखते हुए मुस्कुराकर कहा था, तेरे ख्याल से कितना मिलता है तेरा ख्याल मेरे हाल से। हमारे ताल्लुक़ के बारे में ज़रा फुर्सत से गौर करना, उलझा पड़ा है ये मसला कितने साल से। उसके हाथ लबों से लगाते ज़ियान ने कहा, मैं हर कदम, हर मंजिल, हर जगह, हर पहर, हर लम्हे तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे बेहद बेइंतहा बेतहाशा मोहब्बत जो है। ज़ियान ने रवानगी से कहा था। उसकी रवानगी पर रुशना की हंसी बेसाख्ता थी। उसकी खिलखिलाहट से तमाम जगह जलतरंग से बज उठे थे। जिसे ज़ियान वासिफ ने बगौर सुना था, उसकी हंसी उस जैसी शिफाफ थी। ज़ियान वासिफ ने चेहरे पर हाथ रखे महवियत से उसे देखा था। मोहब्बत और चाहत अच्छे अच्छों को बदल दिया करती है। उसे अमसला का जुमला बेसाख्ता याद आया था। वो रुशना के साथ उम्र खुश रहने का अहद किए अपनी शरीक ज़िंदगी का हाथ थामे वापसी के रास्ते पर महवे सफ़र था। चांद तारों की हमरा उनके मिलन से शर्माकर बादलों की ओट में जा छुपने और निकलने का मंजर देखते हुए रुशना ने सीडी प्लेयर ऑन कर दिया था। अपना सर ज़ियान के कंधे पर रख दिया। ज़ियान वासिफ ने मुस्कुराती निगाह से इस थकी हुई लड़की को बगौर देखा था जो बहुत से मुसाफत बाद उसके लिए ही तय कर आई थी। ज़ियान वासिफ ने अपना हाथ उसके सर पर रखे उसे खुद से करीब कर लिया था।